व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं अपने प्रीवियस नॉवेल का लास्ट पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये नॉवेल अच्छा लग रहा होगा। वैसे तो मुझे कमेंट से पता चल ही रहा है कि आप लोगों को नॉवेल अच्छा लग रहा है। सब कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। मुझे बड़ा ही ओवरवेल्म सा फील हो रहा है इस टाइम पर। मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा कोई कमेंट आया है कि मैंने वीडियो अपलोड की है, 1 मिनट के अंदर ही कमेंट आया है कि आई एम फर्स्ट टाइम सो हैप्पी। यार बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना मेरे चैनल के साथ, और अच्छे अच्छे नॉवेल ही होंगे सारे। चलिए, जिसने अभी पिछले पार्ट नहीं सुने हो, पहले पीछे के पार्ट इसके सुन लें ताकि आपको नॉवेल समझ जाए। नॉवेल तो बहुत शानदार है, ज़बरदस्त है। आप लोगों को वैसे कमेंट्स में भी पता चल जाएगा कि हाँ, इसके रिव्यूज़ कैसे हैं। और मेरे रिकमेंडेशन पे इस नॉवेल को ज़रूर सुनिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नॉवेल अच्छा लगे तो नॉवेल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो उनकी जानिब नहीं देख रही थी, मगर दाऊद और अगज़ई उसके चेहरे की जानिब मुतवज्जा थे, जो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। चेहरे के अज़ालात तन गए थे। दाऊद और अगज़ई का दिल अनहोनी के एहसास से धड़का था। मैं बस कह रही थी कि आपने अपने बरसों के उसूल अयान की खातिर तोड़ दिए। वो अब तक उनकी जानिब नहीं देख रही थी, और लहजा ये तो किसी अजनबी का लहजा था। इस बार तो अयान को भाभी कहने का कसद भी ना किया था। दाऊद और अगज़ई के लम्हों की खामोशी के बाद गोया हुए थे। मुझे इस बात का दुख है नताशा कि तुमने अपने भाई के बजाय उसके दुश्मन पर भरोसा किया। तुम मेरी बहन हो, तुम एक बार तो मुझसे कहती। उनके लहजे में तकलीफ़ थी। नताशा की आंखें हैरत से फैली हुई थी। तो वो सब जानते थे। मेरे दुश्मन मेरे पीठ पीछे वार करते रहे, मगर तुमने तो मेरे दिल पर वार किया है। कि तुम्हें अपने भाई पर इतना भी भरोसा नहीं था कि तुम उससे कुछ मांगती तो वो तुम्हें इनकार कर देता? इकलौती बहन हो तुम मेरी, तुम पर तो मैं अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर सकता हूँ। वो खासे दिल बर्दाश्ता नज़र आते थे। इतने दिनों से ये राज कैसे खुद में समोए हुए थे, ये बस वही जानते थे। बहन? बहन हूँ। अगर तो ये बात आपको इस वक्त क्यों याद नहीं आई, जब आपने अपनी सीट के लिए अगला वारिस चुन रहे थे। इस हादसे के बाद अगर मैं कोशिश ना करती तो आप कभी नहीं मिल पाते। उसने चाबुक खींच मारा था। दाऊद और अगज़ई कर्ब के मारे सांस रोक गए थे। नताशा का कौन सा रूप उनके सामने खुल रहा था। मैंने आपको ढूंढा, दुश्मनों की नज़रों से दूर रखा, आपकी बीमारी को सबसे छुपाया, मगर आपने क्या किया? जाकर उस गरीब लड़की से शादी कर ली। इतना ही नहीं, आप तो उस पर अपनी जान मारने को तैयार हो गए। अगर शादी कर ही ली थी तो सिर्फ बीवी बनाकर रखते, ना महबूब क्यों बना लिया उसको? उसके लहजे में अयान के लिए नफरत थी। बुरी नहीं थी, मुझे बुरा आपने बनाया है। आप बीवी के आते ही सारी दुनिया को भूल गए। आप भूल गए कि आपकी एक बहन आपके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। आपकी वजह से मुझे जर्मनी आना पड़ा, क्योंकि आप रिश्तेदारी की बिना पर मेरे शौहर को सीट नहीं दिलवाना चाहते थे। वो चलती हुई उनके करीब आई। रमीज़ को नहीं दे सकते थे, मुझे तो सीट दे सकते थे ना। आपकी जान बचाई थी मैंने। रोते हुए वो चिल्लाई थी। शिकस्त ने उसे चीखने पर मजबूर कर दिया था। दाऊद और अगज़ई ने चेहरा मोड़ लिया था। बहन का ये रूप देखने के बाद वो ठह गए थे। आप मौत के करीब हो रहे थे। मुझे लगा अब आप बहन को अपनी जगह देंगे, मगर आपने तब भी मेरा ख्याल नहीं किया। मैंने जर्मनी आने का सोचा सिर्फ इसलिए ताकि आप मुझे ये कहकर रोक लें कि आपके बाद आपकी सीट मुझे ही संभालनी है, मैं कहीं नहीं जाऊँ। मगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया। वो धीरे धीरे उनकी जान निकाल रही थी। मेरे जर्मनी आने के कुछ ही दिन बाद आपने शादी रचा ली। नफरत भरे तासुरात लिए वो उनके चेहरे की जानिब देख रही थी। वो कल की आई लड़की आपके लिए सबसे बढ़कर हो गई थी, इसीलिए मैंने आपके दुश्मनों से हाथ मिलाया। मैं जानती थी आप तो अपनी सीट मुझे कभी नहीं देंगे। सांप बनकर जो बैठे थे इक़्तिदार के कुर्सी पर। दाऊद और अगज़ई की आंखें हैरत से फैली थीं। बेयकीनी से उन्होंने नताशा की जानिब देखा। कह दो कि ये झूठ है। कह दो कि मैं जो सच जानता हूँ वो सब झूठ है। उन्होंने उसका बाजू दबोचे झंझोड़ा था। कह दो झूठ है, तुम इस हद तक नहीं कर सकती हो। मेरी बहन होकर तुम इतनी गिरावट का मुजाहरा नहीं कर सकती हो। उनकी आंखों में लहू भरने लगा था, मगर नताशा बगैर डरे उनका बाजू झटक गई थी। ये सब सच है। किया मैंने ये सब। आपके और अयान के ताल्लुक को छुपाकर इस केस को मीडिया में उछाला मैंने ही था। उफ, मुझे कोई खौफ नहीं। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। इसकी ये दिलेरी देख दाऊद और अगज़ई को ताव आया था। बहुत ज़ब्त के बावजूद भी उनका हाथ उठा था और नताशा के चेहरे पर पड़ा था। वो पीछे को गिरी थी। आंखों में बेयकीनी लिए उसने उनकी जानिब तका। इस नीच लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? वो गुस्से से पागल होने को थी। उनका गिरेबान जकड़ते वो चिल्लाई थी। दाऊद और अगज़ई ने गुस्से से उसने अपना कॉलर छुड़वाया। अपनी औलाद की तरह माना था उन्होंने नताशा को, और आज ये औलाद उनका गिरेबान पकड़े हुए थी। इनका रवा रवा गुस्से की शिद्दत से काँप रहा था।
मुझे नफरत है दाऊद औरकज़ई, आपसे भी और आपकी उस जलील बीवी से भी। दाऊद औरकज़ई से वहाँ रुकना मुहाल हो गया था। तभी हिकारत भरी नज़रें उस पर डालते हुए बाहर निकल गए थे कि पीछे नताशा के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। उन्हें घुटन हो रही थी, मगर साथ ही उनका चेहरा तकलीफ़ के मारे आंसुओं से तर हो गया था। ताकत की ये कैसी भूख थी जिसने उनके इतने खूबसूरत रिश्ते को निगल लिया था। रमीज़ दम साधे सुन रहा था। उसके अपने घर में खिचड़ी पकती रही और वो अनजान रहा था। मेरी बहन बुरी नहीं है रमीज़, बस भटक गई है। तुम उसकी तरफ से अपना दिल बुरा मत करना कभी। उन्होंने उसके हाथ थामते शिकस्ता लहजे में कहा था। रमीज़ को उनकी बेबसी रुला गई थी, जबकि वो बार बार यही कहते जा रहे थे, वो मेरी बहन है, मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। सर में टीसे उठती टीसों ने उन्हें फिर ज़्यादा देर हवासों में नहीं रहने दिया था। वो होश खोते बेदम हो गए थे। रमीज़ उन्हें अस्पताल ले आया था। वो कल से यहाँ बैठा इसी सोच में मुब्तला था कि नताशा कब इतना मादा परस्त हो गई। उससे आखिर किस चीज़ की कमी थी जो उसने अपने बाप जैसे भाई के साथ ऐसा गैर इंसानी सलूक किया। क्या तुम ठीक हो अयान? दाऊद औरकज़ई के सर्जरी के लिए ले जाया गया था। 2 घंटे बीत चुके थे। अयान घबराते हुए बाहर आ गई थी। जर्मनी की रात उसे मज़ीद यहजान में मुब्तला कर रही थी। दिलावर उसके पास आया तो अयान ने भीगी आंखों लिए उसे देखा था। उसने लब भींचते अयान को खुद से लगा लिया था। लाला, वो अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? सच में यार, कोई बहन इतना सोच के अजीब लग रहा है मुझे तो। अयान को यकीन करना मुश्किल था। उसे अपने भाई से इतनी मोहब्बत थी कि वो यकीन न कर सकती थी कि कोई बहन इस हद तक भी जा सकती है। अयान तो दिलावर से कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करती थी, फिर ये बहन भाई का कैसा रूप था जहाँ उसने दाऊद औरकज़ई जैसे भाई को मौत के मुँह में पहुँचा दिया था। तख्त के लालच ऐसा ही होता है अयान, खून के रिश्तों को भी ये तख्त दुश्मन बना देता है। तुम्हें अब समझ में आया कि दाऊद औरकज़ई ने अपने असूलों के खिलाफ जाकर अपनी सीट का फ़ायदा क्यों उठाया? अयान ने इस बात में सर हिलाया। तुम उनका सहारा हो अयान, तुम्हें मजबूत बनना है। इस सर्जरी के बाद वो शायद अपनी याददाश्त मुकम्मल तौर पर खो देंगे, मगर तुम्हें हौसला रखना होगा। दिलावर ने उसे बिला आखिर बात बता ही दी थी जो डॉक्टर्स ने उनसे कही थी। अयान के लिए ये भले ही नई बात ना थी, वो पहले से जानती थी कि एक दिन ऐसा होगा, मगर उससे सुनते वो रो दी थी। तुम्हें ना सिर्फ उनका ख्याल रखना होगा बल्कि उनका तख्त भी बचाना है अयान। वो जल्द ही वापस अपनी सीट पर बैठेंगे, मगर तब तक तुम हौसला बनाए रखना। अगर वो अपनी याददाश्त खो दें तो तुम हिम्मत का मुजाहिरा करना। वो उसे हकीकत बताने के साथ साथ उसकी हिम्मत भी बांध रहा था। और फिर जब मर्द आपकी हिम्मत बढ़ाने आपके साथ आ खड़े हों तो औरत पहाड़ भी अपनी जगह से सरका सकती है। गो के वो वक्त मुश्किल था, मगर आसानी भी तो थी ना। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छाँव में से उठा दिया था मुसाफिरों को, उन्हीं दरख्तों पर अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। वो ख्वाब थे कि चुम्बेलियों से सो सब ने हाकिम की कर ली बैत। फिर एक चमेली की ओट में से जो सांप निकले तो सब लोग समझे। रात से सुबह हो चुकी थी। दाऊद औरकज़ई की सर्जरी हो चुकी थी, अलबत्ता उन्हें होश अब तक नहीं आया था। मीडिया को न्याज नहीं संभाला था। रमीज़ भी उनके साथ ही था। जाने अपनी बीवी के लिए क्या कफ़ारा अदा करना चाहता था या कुछ और था जो वो थोड़ी देर के लिए भी वहाँ से गया ना था। अयान उनके कमरे के बाहर बैठी थी कि नताशा आती दिखाई दी। रोई रोई सुर्ख सूजी आंखें लिए वो शायद रात भर जागती रही थी। अयान को उसे देखकर झरझरी आई थी। वो ऐसे लोगों से सहम जाती थी जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में बेबाक थे। नताशा शिकस्ता कदमों से चलती हुई अयान के कदमों में आ बैठी थी। अयान को तो जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। वो हिल भी नहीं सकी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो नताशा? रमीज़ की सख्ती से पूछने पर उसने बेइख्तियार ही अयान के घुटनों पर सर रखा। अयान की तो सांस हलक में अटक गई थी। जैसे उसने घबरा कर दिलावर की जानिब देखा, जिसने उसे नज़रों ही नज़रों में तसल्ली दी। क्या आप मुझे माफ़ कर सकेंगी? सीरियसली इतना कुछ करके माफ़ कर सकेंगी? अल्लाह। सर उठाते उसने सवाल किया। अजीब टूटा लहजा बिखरा था उसका। लगता नहीं था कि कल तक यही औरत ऐसी सफ़ाक थी कि अपने बाप जैसे भाई के गिरबान था में खड़ी थी। मैं हमेशा से बुरी नहीं थी भाभी, मैंने कभी ऐसा करने का सोचा भी नहीं था, मगर फिर मेरा दिल सियाह होने लगा। मैं लालची होने लगी। मैं भाई की जायदाद पर नज़र रखने लगी। उनकी बिगड़ती हालत देख मुझे ये ख्याल आने लगा कि वो अकेले हैं, उनके बाद ये सब मेरा ही होगा। अयान ने बेयकीन नज़रें उसके जानिब देखा। तख्त ऐसा ही सहरंगेज़ होता है भाभी, इसका नशा ऐसा ही सर चढ़कर बोलता है कि इंसान को ना हलाल हराम की तमीज़ रहती है ना रिश्तों की। मुझे भी इसका नशा भाने लगा। मेरा नफ्स मुझे इस पर उभारने लगा कि मैं मलिका बन जाऊं। मैं लशऊर में कहीं भाई की मर जाने के मुंतज़िर थी।
अयान ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। वो नर्म दिल की लड़की अपने महबूब शौहर के लिए ये सब नहीं सुन सकती थी। वो कानों पर हाथ रख लेना चाहती थी ताकि उसे नताशा के अल्फाज सुनाई ना दे। वो उसके मुंह पर हाथ रखकर चीखना चाहती थी कि वो उसे अपनी बेहिसी की दास्तान ना सुनाए, मगर वो बेसुध बैठी रही थी। उसके अंदर शोर उठ रहा था मगर बाहर वो सकूत तारी किए बेहिसो हरकत बैठी थी, जबकि नताशा रोते हुए अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी। वो मेरा भाई था, वो मुझे अपनी औलाद कहता था, मगर मैंने उसके मर जाने की दुआएं की। मैंने चाहा कि वो इस बीमारी से कभी नहीं उभर सके। अयान का चेहरा आंसुओं से भीगने लगा था। वहाँ खड़े मर्दों की आंखों में सुर्खी उतर आई थी। करीब था कि रमीज़ उसे झटके से परे करता। दिलावर ने उसका हाथ थाम कर रोक दिया। रमीज़ की सख्ती तूफान ले आती। इसने हिकारत से रुख मोड़ लिया। ये औरत उससे मनसूब थी। वो कैसे सर उठाकर खड़ा रह सकता था। नताशा ने अयान के दोनों हाथ थाम रखे थे। वो अपने दिल का बोझ हल्का करने की खातिर इसे अजियत में मुब्तला कर रही थी। मैं सोचती थी अगर इनका घर बस जाएगा तो मैं मलिका नहीं बन सकूंगी। बादशाही उनकी औलाद के हिस्से में चली जाएगी। मैं इस जायदाद पर अपना हक जमाने का सोच रही थी जो मेरे भाई ने अपनी मेहनत से बनाई थी। मेरे बाप की विरासत तो वो मुझे पहले ही दे चुके थे, मगर मैं मज़ीद लालची हो गई थी। जब उन्होंने कहा कि वो शादी कर रहे थे तो मेरी सारी रात मुसल्ले पर उनकी नाकाम अज़वाजी ज़िंदगी की दुआएं मांगती रही। अयान ने इसके हाथ से अपने हाथ निकालने चाहे, मगर वो तो जैसे आज सब सुना कर ही जाने वाली थी। वो मजबूती से उसके हाथ थाम कर बैठी थी। उसके आंसू अयान के हाथों पर गिरते उसे तेज़ाब की मान महसूस हो रहे थे। मैंने डॉक्टर्स से कहकर उन्हें हैवी ट्रैंकुलाइजर्स दिलवाई। मैं खुश थी कि उनकी याददाश्त से वो शादी महमहू हो चुकी थी, मगर फिर नियाज दरमियान में कूद पड़ा। वो तुम्हें सीएम हाउस लाना चाहता था। मैं उसे मना नहीं कर सकती थी। वो दाऊद औरकज़ई नहीं था जो बहन समझकर रियायत देता। वो नियाज था जो ज़मीन खोद कर भी वजह ढूंढ निकालता। नियाज अभी बाहर से आया था। वो हैरत से नताशा को वहाँ बैठा देख रहा था। फिर उसने अयान की जानिब देखा जो बेवसी से सर झुकाए हुए उसका जहर खुद में उतारता महसूस कर रही थी। उसे नताशा पर ताव आया था। इतना सब करने के बाद भी वो यहाँ क्या कर रही थी, मगर अफसोस कि वो उसे कुछ कह नहीं सकता था। उसके खिलाफ वो कोई कदम नहीं उठा सकता था कि वो हुक्म का पाबंद होकर बेबस हो चुका था। इन सब लोगों में से ज़्यादा सीएम सर के करीब रहा था। इनके शब रोज़ से वो उन सब से ज़्यादा वाकिफ़ था। उनकी अजियत भी उनसे दोगुनी थी। वहाँ मौत का सा सन्नाटा छाया था जिसे नताशा की सिसकियाँ भरी आवाज़ ही चीर रही थी। इससे पहले कि नियाज मुझ तक पहुँच पाता, मैं खुद अपने असली चेहरे समेत उनके सामने आ गई। जो इंसान जैसा खुद होता है उसे बाकी भी वैसे ही लगते हैं। वो जैसे खुद पर हंसी। मैं लालची थी। मुझे लगता था सारी दुनिया ही लालची होगी। मैंने इक़्तिदार के लालच में अपने भाई के सीने में खंजर घोंपना चाहा। मैंने नियाज को ख़रीदने की ऑफ़र की। नियाज की ज़ब्त के मारे रगे उभरने लगी थी। क्या ज़रूरी था कि ये औरत उसकी मैडम को इस अजियत में मुब्तला करती जो उसने झेली थी। जब इसने बिक जाने की हामी भर ली तो मैं फतह के एहसास से झूमने लगी। ये लालच यूं ही इंसान को अंधा कर देता है। मैंने ये सोचा ही नहीं कि वो नियाज है जो लहू लहू होकर भी भाई को धोखा नहीं दे सकता। और देखो ना भाभी, मैं ऊंचा उड़ने की ख्वाहिश लिए पस्तियों में गिरती रही। मैं अनजान रही कि मेरा भाई इस सब से वाकिफ़ है। वो वाकिफ़ है मेरे लालच से। वो वाकिफ़ थे नियाज को ख़रीदे जाने से। वो जानते थे मैं उन्हें गलत दवाइयाँ देती हूँ। वो चंद लम्हे को रुकी थी। अयान की वजूद साकत हो गया था। वो तो शायद सांस भी रोक गई थी। कुछ लम्हों के तौक़ुफ़ से नताशा दोबारा गोया हुई। वो चुपचाप वो जहर जानबूझकर अपने अंदर उतारता रहे। उन्होंने अपने बका की कोशिश ही नहीं की। वो तो तभी मर गए थे जिस दिन मेरी हकीकत जान गए थे। उन्हें पैनिक अटैक्स आते रहे। वो दर्द में मुब्तला रहे, मगर वो वही दवाइयाँ लेते रहे। वो मेरे सामने वो जहर अपने अंदर उतारते रहे ताकि मैं अपनी खुशी पा सकूं। अयान उससे ज़्यादा नहीं सुन सकती थी। तभी अपनी पूरी हिम्मत मुश्तमा करते हुए उसने नताशा को पीछे की जानिब धकेला। वो रोते हुए पीछे को गिरी। अयान का पूरा जिस्म कपकपाने लगा था। नियाज भी उसके इस बात पर दंग रह गया था। वो राज था जो सिर्फ दौलत और अगज़ई और नताशा के दरमियान था। खान दिलावर ने हिकारत से उसे देखते चेहरा मोड़ लिया था। रमीज़ तो जैसे पत्थर हो गया था। वो दाऊद औरकज़ई की बहन होकर इतनी सफाक कैसे हो सकती थी भला। इसके पीछे धकेले जाने पर भी रमीज़ ने कोई हरकत न की थी। इसके लिए उसके दिल में अब कोई रहम नहीं आ सकता था। वो दाऊद औरकज़ई जितना आला ज़र्फ़ नहीं था। नताशा शायद अपने हवासों में ना थी। वो अब भी हिजयानी कैफियत में मुब्तला बोले जा रही थी। वो मेरा भाई था। मैंने उसे अपने हाथों से जहर देती रही, मगर फिर उन्हें तुमसे मोहब्बत हो गई। उन्होंने वो दवाइयाँ लेनी छोड़ दी। उनके पैनिक अटैक्स कम हो गए। तुमने उनकी अज़ियतों को मोहब्बतों में बदल दिया।
अयान बेतासुर निगाहों से उसे देख रही थी। वो यूं ही फर्श पर बैठी इर्द गिर्द से बेखबर खुद ही बोले जा रही थी कि मेरे बेटे को मुफासा पसंद है, उसे दाऊद भाई मुफासा लॉयन किंग का मरना ज़रूरी था। मुफासा जैसे लगते थे, पता नहीं भैया क्या है। मेरे बेटे को मुफासा पसंद है और दाऊद भाई उसे मुफासा जैसे लगते थे, कुछ इसी टाइप से है। वो सर पर सरापाए अजियत बन चुकी थी। वो दाऊद और अगजई को दी गई सारी अजियत अयान में उतार देना चाहती थी। खुदा के वास्ते बस कर दो नताशा। रमीज़ ने उसके सामने हाथ जोड़े। वो अपने बेटे के लिए खौफजदा हो गया था शायद। नताशा ने नज़रें उठाकर उसे देखा। चेहरा अब बेतासुर हो चुका था। नहीं मरता, अगर मुफासा नहीं मरता तो बादशाही मेरे बेटे को कैसे मिलती रमीज़? इससे पहले कि तख्त का वारिस पैदा होता मैंने उन्हें ख़त्म करना मुनासिब समझा। वो अब रो नहीं रही थी, वो शायद हवासों में भी नहीं थी। खामोश करवाने पर भी चुप नहीं हो रही थी। वो सब कहकर भी आला ज़र्फ रहे रमीज़, उन्होंने अपना सारा बिजनेस मेरे नाम कर दिया। उसने अपने बैग से पेपर्स निकाल कर फर्श पर फेंके। उन्होंने कहा मुझे जो चाहिए था मैं उनसे कहती, बस उनसे मुखालफिन के हाथ न मिलाती। बिखरे बाल, सुर्ख आंखें, बेतासुर चेहरा लिए वो गोई पागल ही लग रही थी। देखें, इन्होंने मुझे मलका बना दिया, मगर मैंने क्या किया? मैं उनका सामना कैसे करूंगी? मैं उनसे माफ़ी कैसे मांगूंगी? लहजा एक बार फिर भर्रा गया था। अयान बा मुश्किल ही अपनी जगह से उठी थी। जिस्म में तो जैसे जान ही नहीं रही थी। उसके कपकपाते जिस्म को दिलावर ने पड़कर संभाल लिया था। वो अब उसके सहारे खड़ी थी। नताशा भीगी आंखें लिए उसे ही देख रही थी। मैं पहले खौफजदा थी कि उनकी याददाश्त ख़त्म हो जाएगी, वो सब भूल जाएंगे। लरज़ते अल्फाज उसकी शिकस्त हालत का पता दे रहे थे। नियाज को उस पर रहम आया था। आंखों में जब्त के मारे नमी चमकने लगी थी। वो दाऊद और अगजई की बीवी थी, उनकी महबूब बीवी। इस वक्त कितनी काबिल रहम हालत में थी। अयान का लहजा भर्रा गया था। मगर अब मैं शुक्र करती हूँ कि वो सब भूल जाएंगे। उन्हें याद नहीं रहेगा कि तुमने उन्हें कितनी अजियत दी थी, तुमने उन्हें किस कर्ब में मुब्तला किया। वो भूल जाएंगे कि तुम उनके दिल का नासूर बन गई। उंगली उसके जानिब किए वो जब्त से बोल रही थी, तुम इस फिक्र में मत घुलो कि तुम उनका सामना कैसे करोगी, क्योंकि मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगी। मैं कभी उन्हें पता ही नहीं चलने दूंगी कि उनकी कोई बहन भी थी। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ अयान रहेगी। मैं दाऊद और अगजई नहीं हूँ जो आला ज़र्फ़ी दिखाए। उन्हें कभी ज़िंदगी में अपनी शक्ल भी दिखाने की कोशिश मत करना। वो दिलावर के बाजू पर सारा जोर डाले खड़ी थी। बरसों की बीमार लगने लगी थी। इतनी परेशानी में भी नियाज के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। सद शुक्र के दाऊद और अगजई के जैसी नहीं थी। कम अज़ कम वो दाऊद और अगजई से इस अच्छाई के हक़ में नहीं था। खान दिलावर ने उसे खुद से लगाया तो वो फूट फूट कर रो दी। भाई, कोई बहन इतना कैसे गिर सकती है? कोई बहन अपने ही भाई को मौत के मुंह में कैसे धकेल सकती है? कैसे कोई बहन मुसल्ले पर बैठकर अपने भाई की बर्बादी की दुआएं मांग सकती है? कैसे वो इतनी सफाक हो सकती है? वो भी तो बहन थी। अपने भाई पर जान निछावर करने वाली को ऐसे यकीन आता कि दाऊद और अगजई की सगी बहन ऐसी सफाक थी। दिलावर कंधे से लगी वो हिचके रो रही थी। जुल्म ही ऐसा हुआ था कि कोई पत्थर भी होता तो रो पड़ता। अयान खामोश बैठी थी। रमीज़ ज़बरदस्ती नताशा को वहाँ से लेकर गया था। उसके वहाँ से जाने के बाद इन तीनों ने भी जैसे लबों पर कफन लगा लिया था। सुबह से शाम हो गई थी, मगर उन्होंने एक दूसरे से कोई बात तक नहीं की थी। अयान सर झुकाए बैठी अपने हाथों को देख रही थी। वो जब कभी परेशान होती थी तो दाऊद और अगजई उसका हाथ थाम कर उस अंगूठे से सहलाकर पुरसुकून करने की कोशिश करते थे। अयान उंगलियां चटका कर हाथ को सुर्ख कर देती थी, तो वो उसे ताज्जुब से देखकर रह जाते। वो रो रो कर आंखें सुजा लेती तो दाऊद और अगजई ढेरों फिक्र लिए उसकी आंखों को नरमी से छूते। खुद पर इतना जुल्म अयान ने बेसाख्ता ही सर उठाया। इल्यूजन इतना मजबूत था कि दाऊद और अगजई की आवाज़ कानों में सुनाई देने लगी थी। बेदर्दी से गाल पर पोंछते वो उठ खड़ी हुई थी। कुछ चाहिए क्या अयान? दिलावर फौरन ही उसका जानिब मुतवज्जह हुआ। जवाबन उसने नफ़ी में सर हिलाया और वॉशरूम का रुख किया। अच्छी तरह मुंह धोते हुए बाल ठीक किए, फिर चादर अच्छी तरह सर पर जमा थे। उसने एक नज़र आईने में खुद को देखा। ये चादर में लिपटी अयान बहुत ही खूबसूरत है। उसे बेसाख्ता ही वो उसकी चादर आगे को खींचते दिखाई दिए थे। आंखों में फिर नमी उभरने लगी थी। उसने उन आंखें मसल डाली। बस अयान, अब मज़ीद नहीं रोना, अब तुम नहीं रोगी। आईने में देखते उसने खुद से अहद किया। वॉशरूम से निकलते वो काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुकी थी। उसे थोड़ा बेहतर देखकर दिलावर को सुकून महसूस हुआ। शुक्र था कि वो जल्दी संभल गई थी। मोहब्बत से उसने खुद से अलग किया। सब ठीक हो जाएगा। जवाबन उसने जज्बात में सर हिलाया। अयान को भाई से मज़ीद मोहब्बत महसूस हुई थी। नताशा का ऐसा भयानक रूप देखने के बाद वो अपने भाई के लिए मज़ीद हसास हो गई थी। दाऊद और अगजई को बिला आखिर होश आ ही गया था। इन लोगों का तो बस नहीं चल रहा था कि दुनिया को पता
को चिल्ला चिल्लाकर बता दें। गम की तवील रात के बाद सवेरा तुलू हो चुका है। गो के दाऊद और अगजई लंबी नींद और दवाइयों के ज़ेर असर नीम गुनूदगी में थे, मगर ये कम था कि वो मौत को पछाड़ते हुए होश की दुनिया में लौट आए थे। अयान तो शुक्राने के नवाफिल पढ़ते ना थक रही थी। हर वक्त मजबूत रहने वाला नियाज भी उनका हाथ थामकर रो दिया था। वो उसके बॉस ही नहीं, उसके राजदार, उसके भाई, बल्कि उसके बाप ही तो थे। लबों पर मुस्कुराहट लिए आंखों में नमी चमक रही थी। खान दिलावर पाकिस्तान कॉल करके घर वालों को मुताल्ला कर रहा था। भाई, अयान बाहर आई तो दिलावर अपनी आंखें मसलते हुए मुस्कुरा दिए। अब तक वो अयान का हौसला बनाया हुआ था, मगर ये तो वही जानता था कि दिल किन खदशात के ज़ेर असर सहमा हुआ था। वो ना सिर्फ दाऊद और अगजई के लिए परेशान था, बल्कि बहन के लिए भी खौफज़दा था। अगर दाऊद और अगजई को कुछ हो जाता तो अयान का क्या होता? मगर शुक्र था कि वो ऐसी किसी परेशानी में मुब्तला नहीं हुए थे। अगले दिन दाऊद और अगजई यहाँ वहाँ से माहौल से कुछ मानूस हुए थे, मगर वो अपनी याददाश्त मुकम्मल तौर पर खो चुके थे। वो किसी को भी पहचान नहीं पा रहे थे। अजनबी नज़रों से सबकी जानिब देखते वो उन्हें अजियत ज़दा कर गए थे। भले ही उनके लिए याददाश्त का जाना अच्छा था, मगर वो लोग अपने दिल को कैसे समझाते जो उनकी निगाहों में अपने लिए अजनबी तासुरात देखकर तकलीफ़ के मारे फटने को थे। न्याज तो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो गया था। आपको कुछ चाहिए क्या? वो जो यहाँ वहाँ बेचैनी से देख रहे थे, नियाज़ के पूछने पर अजनबी नज़रों से उसकी जानिब देखने लगे। दिमाग की स्लेट बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी। आंखें किसी भी एहसास से आ रही थीं। 3-4 चेहरे जो फ़िक्रमंद से उनके आसपास थे, ये चेहरे उन्हें भी उन्हीं में शामिल था। क्या तुम मुझे बहुत वक्त से जानते हो? नियाज़ ने करलाते दिल से इस बात में सर हिलाया। बहुत ज़्यादा वक्त से जानता हूँ। इसकी बात पर वो थोड़े मुतमईन नज़र आ रहे थे, मगर फिर थकन के एहसास से उन्होंने आंखें मूंद ली। मेरा लाशऊर एक चेहरे को तलाश रहा है, मगर वो चेहरा बहुत ही धुंधला है। मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम जानते हो वो चेहरा किसका है? उनका असली नर्म लहजा ना बदला था। नियाज ने बेसाख्ता ही इस में सर हिलाया। चेहरा एकदम उम्मीद के तहत चमकने लगा था। उसे इस में सर हिलाता देख वो थोड़े मुतमईन हुए थे। कम अज़ कम उनकी बेचैनी तो ख़त्म हुई थी। नियाज बाहर की जानिब बढ़ गया। सामने ही कुर्सी पर अयान बैठी थी, सर झुकाए अपने खाली हाथों को तकती। वो सोगवार सी लड़की बिल्कुल खामोश बैठी थी। मैडम, सीएम सर आपसे मिलना चाहते हैं। भारी लहजे में उसने उसे इत्तला दी। अयान ने बेयकीनी से सर उठाया। क्या उन्हें मैं याद हूँ? वो अब तक उन्हें मिलने नहीं गई थी, जिन आंखों में हमेशा अपने लिए वालेहानापन देखने की आदत थी। इन आंखों में अजनबियत कैसे सह पाती वो? इसके सवाल पर नियाज ने नफ़ी में सर हिलाया। उनके लाशऊर में आपका चेहरा बसता है मैडम। वो आपको भुलाकर भी आपको याद रखे हुए हैं। लहजे में उम्मीद दर आई थी। अयान की आंखें नमी छलकाने लगी थीं, मगर चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट छाई थी। हाँ, दिल की याददाश्त बहुत मजबूत होती है। वो मुझे भूल कर भी नहीं बुला सकते हैं। अपना चेहरा रगड़ते हुए वो उठकर खड़ी हो गई थी। दरवाज़ा धकेलने से पहले चंद लम्हे रुक कर खुद पर सुकून को पुरसुकून किया। दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा था। ये सब सोचना आसान था, मगर सह पाना बहुत ही मुश्किल था। सिया चादर में लिपटी वो सुर्ख सफ़ेद सी लड़की अंदर कमरे में दाखिल हुई। दाऊद और अगजई आंखों पर बाजू रखे लेटे थे। खान जी, इसकी आवाज़ पर उन्होंने बाजू हटाया था। आंखें पहचानने की कोशिश में सिकुड़ गई थी। अयान ने बेसाख्ता ही अपना हाथ आगे बढ़ाया। दाऊद और अगजई जैसे याद करने की कोशिश में थे कि वो कौन हो सकती है, मगर फिर उसके बड़े हुए हाथ की जानिब आहिस्तगी से हाथ बढ़ाया। अयान की उंगलियों के पोरे से उनकी उंगलियां टकराईं तो जैसे जाना पहचाना सा एहसास जागा। वो जो उसे हल्का सा छूना चाह रहे थे, उन्होंने बेइख्तियार ही उसका हाथ अपने हाथ में लिया। अयान की बेहंगम होती धड़कनें कानों में सुनाई देने लगी थीं, जबकि दाऊद और अगजई का उसका हाथ थामे अभी भी जैसे उलझन में मुब्तला थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इन हाथों का लम्स बहुत जाना पहचाना सा है। क्या हमें बहुत ही करीबी ताल्लुक़ है? अयान की पलकें नमी के एहसास से भीगने लगी थीं। उसने बेसाख्ता ही इस बात में सर हिलाया। लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। दाऊद और अगजई भले ही अपनी याददाश्त खो चुके थे, मगर ये तो तय था कि उनसे कभी अयान को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचने वाली थी। वो उसके लिए हर हाल में सरापाए मोहब्बत थे। क्या ताल्लुक़ है हम में? उन्होंने उलझी नज़रों से उसकी जानिब देखा। अयान उनके हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते बेड पर आ बैठी। आप खुद बताइए कि क्या ताल्लुक़ है हम में? एकदम ही पुरसुकून अंदाज दाऊद और अगजई को हैरत में मुब्तला कर गया था। ये लड़की एक पल को रोती थी तो अगले ही पल भीगी आंखें लिए मुस्कुराने लगती थी। कभी गमज़दा दिखती तो अगले ही पल पुरसुकून होती। इस वक्त भी वो उनका हाथ थामे दूसरे हाथ से उनका चेहरा नरमी से सहला रही थी। उसका लम्स सुकून बख्श था। आप मेरे लाशऊर में बसती हैं। कुछ देर पहले तक वो चेहरा धुंधला था, मगर अब आपका अक्स बन गया है।
उन्होंने इस पर से नज़रें नहीं हटाई थी। कुछ ये आदतें हमारे बस में नहीं होती हैं, हम चाहे याददाश्त खो दें या ख़ुद को, वो कभी नहीं बदलती। अयान के मामले में उनका दिल बेइख्तियार था। आपका लम्स इतना सुकून क्यों दे रहा है? आपका चेहरा देख मोहब्बत क्यों महसूस हो रही है? मैं आपका नाम भूल गया हूँ, मगर ये लम्स क्यों मुझे खुद में उतरता महसूस हो रहा है? उनके सवाल पर अयान ने ज़रा सा झुकते हुए उनकी आंखों को छुआ। दाऊद और अक्सई एकदम साकत रह गए थे। कौन हो सकती हूँ मैं? लबों पर मुस्कुराहट लिए नरमी से सवाल करती वो उन्हें दुनिया के सबसे प्यारी लड़की लग रही थी। इससे पहले कि वो पीछे होती, दाऊद और अक्सई ने उसे अपनी जानिब खींचा था। अयान का दिल जैसे ठहर गया था। मेरा दिल आपको पहचानता है, मेरा दिमाग भी आपको पहचान लेगा। आपके वजूद से मुझे खुद की खुशबू महसूस हो रही है। अयान को लग रहा था जैसे पिछले दोनों दिनों का जहर ज़ाइल हो गया है, जैसे वो दिन उनके दरमियान आए ही ना हो, जैसे दाऊद और अक्सई उसे भूलने ही ना हो। पूरे हक से उनके सीने से लगती वो रो दी थी। वो उसके तहफ़्फ़ुज़ थे, उनके हिसार में तो वो कमज़ोर पड़ सकती थी। उसे संभालने के लिए वो थे ना। कुछ लोग निगाह की तरह होते हैं, वो साथ ही हों तो अंधेरे में भी रास्ते मिल ही जाते हैं। दाऊद और अक्सई को डॉक्टर्स ने सफ़र की इजाज़त दी तो वो उन्हें पाकिस्तान ले आए। इलेक्शंस में कुछ ही दिन बाकी थे। अयान तो चाहती ही ना थी कि वो इस सब में पड़े, जिसकी वजह से दाऊद और अक्सई की जान पर बन आई थी, मगर ये उनका फैसला था कि वो उसे हटाना नहीं चाहती थी, इससे हटना नहीं चाहती थी। उन्होंने उस पर एतमाद किया था, वो ठेस ना पहुंचा सकती थी। आपने ज़िंदगी के कई साल इस घर को दिए हैं रशीद चाचा, मगर अब मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से नौकरी छोड़ दें। अयान के बेतासुर लहजे पर उन्होंने हैरत से उसकी जानिब देखा। वो जर्मनी जाने से पहले वाली अयान तो ना लगती थी। सर्द व सपाट लहजे में बोलती वो कोई सख्त गिर औरत महसूस होती थी। मगर मेरा क्या कसूर है? मैं इस उम्र में कहाँ धक्के खाता फिरूंगा? अयान ने बेतासुर निगाहों से उनकी जानिब देखा। ये आप मेरे शौहर के खिलाफ जाने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे दाऊद और अक्सई समझने की गलती मत कीजिएगा। बहुत फ़ायदा उठा लिया है आपने उनकी अच्छाई का, अब मज़ीद नहीं। नियाज़ आपका बंदोबस्त कर देगा, मगर अब आपकी इस घर में कोई जगह नहीं है। सख्ती से कहते हुए वो ऊपर कमरे की जानिब बढ़ी थी। दाऊद और अक्सई अभी आराम कर रहे थे। वो उनके लाइल्मी में ही इस सारे फसाद की जड़ को उखाड़ फेंकना चाहती थी। रशीद चाचा तेज़ी से उसके सामने आ गए। रहम करें बीबी, मैं बूढ़ा आदमी हूँ। उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए थे। अयान ने रुख फेर लिया था। क्या आपने मेरे शौहर पर रहम किया था? आप जानबूझकर उस इंसान को मौत के मुँह धकेलते रहे जो हमेशा आप पर मेहरबान रहा, आपके बच्चों को पढ़ाया, आपकी बीवी की बीमारी से लेकर उसके कफन दफन का इंतज़ाम खुद किया। आपको इस पर रहम क्यों नहीं आया चाचा? अपने कमरे की जानिब इशारा करते हुए वो इस्तफसार कर रही थी। रशीद चाचा ने नदामत से सर झुका लिया। नताशा बीबी ने कहा था कि वो इक़्तिदार में आएंगी तो मेरे बच्चों को भी अपने साथ रखेंगी। मैं बस अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लालच में अंधा हो गया था। अंदाज में शर्मसारी थी। अयान ने नखूद से सर झटका। आपके बच्चों की ज़िंदगी तो दाऊद और अक्सई ने भी संवारी थी। आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया? जब आपको इस वक्त रहम नहीं आया तो मुझे भी इस वक्त रहम नहीं आ सकता। दाऊद और अक्सई पर सितम ढाने वाले चाहे नदामत के मारे एड़ियाँ क्यों नहीं रगड़ें, उन्हें उनके किए हिसाब की ज़रूर देना होगा। आप इसी में खैर मनाएं कि आपको पुलिस के हवाले नहीं कर रही हूँ, वरना अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र ना रहती आपको। न्याज को आता देख वो उन्हें बेहिसी से कहकर ऑफिस की जानिब बढ़ गई। मज़ीद उन लोगों से उलझना नहीं था, बस अब उन्हें दाऊद और अक्सई की ज़िंदगी से ही निकाल फेंकना था। क्या रिपोर्ट है? पूरा यकीन है कि हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे। सीएम सर को वोटर्स आपको वोट ज़रूर देंगे। उसकी बात पर अयान ने इस बात में सर हिलाया। वो मज़ीद इससे तफसीलात लेने लगी थी। दाऊद और अक्सई की वजह से उसने जलसे के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तरजीह दी थी। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के ज़रिए वो अपनी कैंपेन चला रही थी। नताशा मैडम ने आपके वालिद को भी कॉल की थी। इसे अब क्या चाहिए हमसे? इनका कहना है कि हम बिज़नेस वापस संभाल लें, उन्हें कंपनी नहीं चाहिए। इसे कह दें कि वो कंपनी खान जी उसे दे चुके हैं, अब चाहे वो उसे संभाले या तबाह कर दे, उसकी मर्ज़ी। उसके कहने पर न्याज ने इस बात में सर हिलाया। वो नताशा को माफ़ करने के हक़ में बिल्कुल ना था। इसकी चंद नदामत भरी बातें इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती थी जो उनका कर चुकी थी। नायाब तंदही के साथ अयान के कामों में उसका हाथ बटा रही थी। वो इस इलेक्शन को लेकर काफ़ी पुरजोश थी, क्योंकि इन पर नेपोटिज्म की भी इल्ज़ामात लगाए गए थे, मगर वो बाहर के किसी इंसान पर भी एतबार नहीं कर सकते थे। जहाँ खून के रिश्ते इतने भयानक रुख दिखा चुके थे, वहाँ बाहर के लोगों का क्या ही सितम ना करते।
अयान ने तो जर्मनी से लौटने पर जो रूप बदला था सभी देखकर दंग रह गए थे। वो हर इंसान को फारिग कर चुकी थी जो दाऊद औरंगज़ेब को नुकसान पहुंचाने में ज़रा भी मालूस था। सीएम हाउस का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर वो अपने हाथ में ले चुकी थी। दिलावर ने सही कहा था, बादशाह के बाद तख्त मलिका को ही संभालना पड़ता है। उसने भी तख्त की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी और जब औरत डर जाती है तो कोई तूफान भी उसका सामना नहीं कर पाता। इलेक्शन का पूरा दिन वो नर्वस बैठी रही थी। खान सफदर के भी सभी घर वाले आज सीएम हाउस में मौजूद टीवी के सामने बैठे हुए थे। अयान, इतनी परेशान क्यों हो रही हो, सब ठीक होगा। खान सफदर ने उसे तसल्ली दी तो दाऊद औरंगज़ेब ने भी उसके हाथ पर हाथ रखते हौसला दिया। मैं आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ। दाऊद औरंगज़ेब की जानिब तकते उसने परेशानी से कहा। इसके इस मासूमाना अंदाज पर वो मुस्कुरा दिए थे। जो मेहनत मुझे याद नहीं, इसे ज़ाया होने का क्या डर। उनका लहजा पुरसुकून था। वो ज़रा भी परेशान नजर नहीं आते थे। आपको याद नहीं है, मगर हम सबको तो याद है ना। आप मेरे साथ हैं, मुझे और किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। सबकी मौजूदगी की वजह से वो आहिस्ता लहजे में बात कर रहे थे। अयान मुस्कुरा भी नहीं सकी। भले दाऊद औरंगज़ेब को फ़र्क ना पड़ता था, मगर अयान के लिए उनकी शान, उनका मुकाम बहुत ज़रूरी था। वो यूं ही परेशान बैठी नाखून चबाने में मसरूफ़ थी। खान दिलावर और नियाज़ घर पर ना थे। वो बाहर के मामूलात में मसरूफ़ थे। अयान की कॉल भी ना उठा रहे थे। वोट्स की गिनती का मरहला शुरू हो चुका था। दाऊद औरंगज़ेब उसे लिए टेरिस पर आ गए थे, जबकि नायाब भी मुसलसल कॉल्स में मसरूफ़ अपने काम निपटा रही थी। यूं भी दाऊद औरंगज़ेब की तबीयत की वजह से वो तीनों अयान पर काम का बोझ ज़्यादा नहीं डाल रहे थे। अयान, अंधेरे को तकते उन्होंने उसे पुकारा था। जी, मैं नहीं जानता कि मैं पहले कैसा इंसान था, मगर अब मैं चाहता हूँ कि हम इस दुनिया से के उलझनों से कहीं दूर किसी छोटे से इलाके में पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। मैं नहीं जानता कि मैंने अपनी सीट आपको क्यों दी थी, मगर आपको यूँ परेशान देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने आपको किन कठिनाइयों में धकेल दिया। अयान ने उनका बाजू थामे उस पर अपना सर टिकाया था। आपको बस ब्रेक चाहिए था, इसीलिए सीट मुझे दी थी। मैं इसीलिए परेशान नहीं हूँ कि मुझ पर जिम्मेदारी का बोझ है। मैं बस आपको हमेशा इसी मुकाम पर देखना चाहती हूँ जिस मुकाम पर आप मुझे मिले थे। उन्होंने बाजू उसके गिर्द फैलाते हुए उसे अपने करीब किया। अच्छा तो बताएं, फिर हम कैसे मिले थे? मोहब्बत कैसे हुई हम में, और हमारी शादी कैसे हुई थी फिर? क्या मैंने आपको प्रपोज़ करने की खातिर पूरे सवाबी को फूलों से महकाया था या नहीं? उनकी बात पर अयान ने मुंह बसोरते हुए उनके जानिब देखा। जब हम पहली बार मिले थे तो आप मुझे इन खौफनाक कुत्तों के आगे डाल देना चाहते थे। उसने नीचे लॉन में बंधे इन खौफनाक कुत्तों की जानिब इशारा किया जो उनसे काफ़ी मायूस हो चुके थे। इसकी बात पर वो बेयकीन हुए। क्या मैं इतना जालिम था? अयान ने मासूमियत से हाँ में सर हिलाया। और ऐसा क्यों हुआ था? बस पर्दा कहानी तो बताई ही ना थी उसने, क्योंकि मैं आपसे शादी करने को तैयार ही नहीं थी। आंखों में शरारत लिए वो उन्हें तंग करने में मसरूफ़ थी। दाऊद औरंगज़ेब को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आया था। वो सदमाती कैफियत में मुब्तला थे। फिर कुत्तों के खौफ से मैंने हाँ कर दी, और जब हमारी शादी होने वाली थी तो तब वह कहानी करते उन्हें परेशान करने के इरादा किए हुए थी कि दाऊद औरंगज़ेब ने उसे आगोश में भरा। अयान, उसके कंधे पर ठोड़ी टिकाते हुए उन्होंने नरमी से पुकारा था। जी। उनके लहजे पर सारी शोखी हवा हुई। उन्होंने साथ ही उसके दोनों हाथ थाम लिए। मैं सीएम रह चुका हूँ। जी, ऐसा ही है। ना समझी की कैफियत में वो जवाब दे रही थी। उनके सामने सारी समझदारी हवा हो जाती थी, जबकि वो संजीदगी से बोल रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए कि सीएम की ज़िंदगी के बारे में मामलात निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने ट्वीट से लेकर हमारी शादी तक सब कुछ जान लिया है। अयान को तो जैसे करंट लगा था। तड़प कर उनकी गिरफ्त से निकली। आप जासूसी कर रहे थे? उसका तो सदमा ही ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। दाऊद औरंगज़ेब मुस्कुराहट दबाए नफ़ी में सर हिलाने लगे। भला अपने बारे में मैं जासूसी क्यों करूँगा? तो बताएं कि वो ट्वीट। मुझे कुछ नहीं बताना। आपको ये बताना ही नहीं चाहिए था कि आप सीएम थे। पैर पटकते हुए नाराज़गी से वो अंदर की जानिब बढ़ी थी। अरे बात तो सुने। मगर वो अंदर चली गई थी। दाऊद औरंगज़ेब उसकी हरकत पर खुलकर हंसे थे। खान दिलावर ने अपनी बहन के बारे में उन्हें बिल्कुल सही कहा था। वो मोहतरमा अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ इंसान थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए आसमान की जानिब देखा। सद शुक्र था कि वो इस परेशानी से निकल आई थी जो उसने यूं ही खुद पर सवार कर रखी थी। जहाँ अयान ने खुद को बदला था, वहीं उनके रिश्ते में भी कई तब्दीलियाँ आई थीं। वो खामोशी से अयान अब शोखियों में ढल चुकी थी। उनकी याददाश्त जाने की तकलीफ़ को उसने शोखियों की नज़र कर दिया था। वो अक्सर ही उन्हें उल्टी सीधी बातें बताती जिनका कोई सर पैर ही नहीं होता था। यही वजह थी कि दाऊद औरंगज़ेब अपना माजी भूल जाने की अजियत में मुब्तला नहीं हुए थे। वो लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि दाऊद औरंगज़ेब अपनी ज़िंदगी के सिर्फ खुशगवार पलों को ही याद करें, बाकी सब रहने दें। इसीलिए तो अयान ने उन्हें खुद में उलझा रखा था। अयान,
चेहरे पर चमक लिए नायाब तेजी से अंदर आई। अयान जो खान सफदर से बातों में मसरूफ थी, उसके ऊंचे लहजे पर पुकारने से परेशान हुई। क्या हुआ भाभी? इसका परेशान चेहरा देखकर नायाब एक लम्हे को खजल हो गई, मगर अगले ही पल उसे गले आ लगी। हमने कर दिखाया अयान, हम भारी अक्सरियत से जीत गए हैं। खुशी के मारे उसकी आवाज़ काँप रही थी। अयान तो जहाँ बैठी थी वहीं बैठी रह गई। बहुत बहुत मुबारक हो अयान। खान सफदर ने उसके सर पर हाथ रखा तो वो उसका सख्ता ना टूटा था। बाहर आतिशबाजियाँ होने लगी थी। अयान का फ़ोन कॉल से बजने लगा था। वो तो सर झुकाए रोने में मसरूफ़ थी। बच्चा, ये तो खुशी का मौका है, रो क्यों रही हो? ज़ुखरुफ खातून को उसकी कैफियत समझ नहीं आई थी, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बस रोए जा रही थी। अयान, दाऊद और अगज़ई लाउंज में दाखिल हुए तो उनकी आवाज़ पर अयान ने सर उठाया। भीगा चेहरा लिए वो उठते उनके सीने से जा लगी। आप जीत गए खान जी, आप जीत गए। उसके यूँ कहने पर वहाँ मौजूद सभी मुस्कुरा दिए थे। वो उसकी दाऊद और अगज़ई की दीवानगी से खूब वाकिफ़ थे। दाऊद और अगज़ई ने मुस्कुराते हुए उसका सर हिलाया। वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उन्हें देख रही थी। आंखों में उनके लिए सरशारी थी। दाऊद और अगज़ई ने उसकी चादर को आगे को खींचा। हम जीत गए अयान। उनका पुरयकीन लहजे पर उसने इस्बात में सर हिलाया। वो बेवकूफ़ तो भूल ही गई थी कि इलेक्शन उसने लड़ा था। मुझे फिर से सीएम की पोस्ट ही चाहिए है। अयान पार्टी के रहनुमा से मीटिंग के लिए आई थी। वो अपनी पार्टी में सबसे ज़्यादा वोट लेकर कामयाब हुई थी। दाऊद और अगज़ई जिस कैफियत में मुब्तला रहे थे, इसके बाद उनके वोटर्स की तादाद में मज़ीद इजाफा हुआ था। आवाम ने उन्हें वोट देने के बाद ये पैगाम भी जारी किया था कि उनका ये वोट दरअसल दाऊद और अगज़ई की सेहत के लिए दुआ है ताकि वो फिर से अपनी सीट संभालें। बाहर मुमलाक में मुकीम पाकिस्तानी ख़ास तौर पर उन्हें वोट देने के लिए पाकिस्तान आए थे। देखिए मैडम, आपको वज़ारत का कोई तजुर्बा नहीं है और आपको पार्टी में शामिल हुए भी अभी थोड़ा सा ही वक्त हुआ है, इसीलिए हम ऐसे कैसे आपको वज़ीर आला बना सकते हैं। वो तो उसकी हिम्मत पर अश कर उठे थे। इतना एतमाद कहाँ से आया था भला, जबकि वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाती रिलैक्स होकर बैठी थी। उसकी एक जानिब नियाज जबकि दूसरी जानिब नायाब खड़ी थी। ये तो आप भी जानते हैं मिस्टर जहांगीर यूसुफजई कि दाऊद और अगज़ई को पार्टी से निकालना आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वो ख़ुद का नाम लेने के बजाय दाऊद और अगज़ई का नाम इस्तेमाल करती थी। इसकी बात पर इस शख्स के लबों पर तंज़िया मुस्कुराहट बिखरी। शौहर का नाम लेकर सियासत चमकाना खूब आता है आपको। देखने में जितनी भोली लगती हैं उतनी है नहीं। उनके तंज पर नियाज तो यूँ बन गया जैसे वहाँ हो ही ना। वो लड़ाई अयान की थी, उसे ही लड़नी थी और वो जानता था कि उसे ये लड़ाई लड़नी खूब आती है। सियासत में तो सब जायज़ होता है मिस्टर यूसुफजई। उसके एतमाद में कोई फ़र्क नहीं आया था। क्या फ़र्क पड़ता है बीबी, अब हम इलेक्शन जीत चुके हैं। उन्होंने गोया नाक से मक्खी उड़ाई थी। हाँ ठीक है, भला 5 साल गुजरते कहाँ पता चलता है। अब आपकी पार्टी इक़्तिदार से हटेगी तो दूसरी पार्टी आएगी ना। और मैं सोच रही हूँ कि अगर दाऊद और अगज़ई अपनी पार्टी बना लें तो उन्हें सालों नहीं लगेंगे आपकी कुर्सी पर बैठने के लिए। आंखों में अज़म लिए वो पुरएतमादी से बोल रही थी। कौन कह सकता था कि ये वही लड़की थी जो उन्हें अपने गिर्द देखकर सहम जाती थी। आप मुझे धमका रही हैं? उनकी बात पर वो मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं आपको बता रही हूँ, सियासत का ताल्लुक याददाश्त से नहीं होता। ये इंसान में रच बस जाती है और दाऊद और अगज़ई की सियासी दावपेच का मुकाबला आप नहीं कर पाएंगे। वो जल्द ही वापस लौटेंगे। उन्हें वही कुर्सी मिलनी चाहिए जो आपकी मक्कारियों की तुफ़ैल उनसे छीनी गई थी। उन्हें वार्न करने के अंदाज में कहती वो उठकर खड़ी हुई थी। उसके अंदाज में मजबूती थी। नियाज ने मुस्कुराहट दबाते उसके जानिब देखा था। कभी ये लड़की ज़रा सी बात पर अपनी आंखें भिगो लिया करती थी और अब निडर बनी अपने शौहर की जंग लड़ रही थी। वैसे आजकल वीडियो लीक का भी काफ़ी ट्रेंड है वो, और साजिशों का मुकम्मल सबूत भी है मेरे पास। सर्द अंदाज में कहती वो बाहर निकल गई थी। वो समंदर में आ चुकी थी। उसे अब डूबना नहीं था बल्कि शार्क बनकर इन सभी गंदी मछलियों को उनकी औकात में लाना था। गर्मियों की आमद थी। सब सुबह रोशन और पूरी आबोताब से खिलने लगी थी। अयान बाहर लॉन में खड़ी सुबह का लुत्फ़ ले रही थी। दाऊद और अगज़ई जो टेरेस पर खड़े थे उसे देखते नीचे आए। सुबह खैर। अयान के लबों पर मुस्कुराहट खुली थी। वो उनकी याददाश्त से समझौता कर चुकी थी। पुरानी याद को रोने के बजाय वो उन्हें नई यादें दे रही थी। उसने अपना कहा सच कर दिखाया था कि अगर कभी दाऊद और अगज़ई उसे भूल गए तो वो फिर से उनसे दिल में जगह बनाएगी, उन्हें फिर खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगी। और दाऊद और अगज़ई के लिए तो जैसे अयान से मोहब्बत करना आसमानों पर लिख दिया गया था। वो अपनी शादी की तस्वीरें हर रोज़ देखते थे। अयान ने उन्हें खूबसूरत लम्हों की यादें लौटाने की कोशिश की थी। हाँ, मगर उसने नताशा का जिक्र छेड़ना मुनासिब नहीं समझा था। नताशा ने बारहा उससे कॉल करनी चाहिए थी, मगर अयान डट ही गई थी। सुबह बखैर।
मैरून शॉल में लिपटी वो खुली खुली लग रही थी। दाऊद और अक्सई ने उसके चादर आगे को खींची। वो अंदर तक सरशार हुई थी। बस उनकी यादें ही तो मिटी थीं, बाकी तो वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पहले हुआ करते थे। उनकी आदतें, अयान से मोहब्बत तो बिल्कुल नहीं बदली थी। दाऊद और अक्सई ने आधा खुला हुआ फूल तोड़ते उसके बालों में लगाया था। वो उनकी इस हरकत पर हंसती थी। क्या मैंने पहले कभी आपको बताया था कि आप जब सर झुकाकर हंसती हैं तो मेरा दिल एक बीट मिस कर देता है? उसने मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाया। आंखों में शरारत चमक रही थी। आप तो बस काम में मसरूफ़ रहते थे, मुझे वक्त ही नहीं देते थे। उसकी बात पर दाऊद और अक्सई ने बेसाख्ता ही नफ़ी में सर हिलाया। दोनों हाथ पुश्त पर बांधे वो मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मतवज्जा थे। मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ होगा। उनके लहजे में यकीन था। अयान ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए उनके जानिब तका। वो हर बार ही उन्हें उल्टे जवाब देती थी और वो हर बार उसे पिछली बार का हवाला दिए बगैर सिरे से इनकार करते थे। और आप क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि आपका चेहरा मुझे दुनिया भुला देता है। आपकी मौजूदगी मुझ पर सहर तारी करती है और गैर मौजूदगी आपके सिवा मुझे कुछ और सोचने ही नहीं देती। मैं कैसे मान लूँ फिर ये कि मुझ पर तिलिस्म पहली बार हुआ है? वो हल्का सा उसके जानिब झुके, अयान की आंखों में झांकते गंभीर लहजे में गोया हुए। ये शहर तो मुझे सदियों पर मुहित लगता है। आंखों में खुमारी दर आई थी। अयान के गालों तपने लगे थे। बेइख्तियार ही उसने नज़रें झुकाई थी। दाऊद और अक्सई ने नरमी से उसके गालों को छुआ था। आपकी कैफियत बता रही है कि मैं सच कह रहा हूँ। आपका चेहरा अभी भी आपके गालों पर उतरने वाले रंगों से मानूस है। लहजे में खुमार उतरता आवाज़ बोझल हो गई थी। अयान को अपने दिल की धड़कनों का कानों में सुनाई देने लगी थी। गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो उनके दरमियान छाया हुआ तिलिस्म टूटा था। न्याज को अपनी जानिब आता देख उन्होंने उसके कान में सरगोशी की। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सीएम साहिबा। उसने हैरत से उनकी जानिब देखा, जिनके लबों पर छाई हुई मुस्कुराहट इस बात की गवाह थी कि वो सच कह रहे हैं। मैडम, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। मिनिस्टर नियाज की बात पर दाऊद और अक्सई की जानिब मुड़ी। आप पहले से जानते थे? आप पहले से जानते थे? बिल्कुल, आपसे बेखबर रह सकता हूँ क्या? उनके कहने पर उसने नियाज की जानिब घूरा था, कहीं वो उन्हें इसके कारनामों के बारे में भी ना बता दे। जानती थी एक नंबर का वफादार है दाऊद और अक्सई का। सीएम हाउस पर रंगों की बहार उतर आई थी। उन्होंने सख्त आजमाइश झेली थी। उनका सिला भी बड़ा था। लोग मुंह में उंगलियां दबा लेते थे उनकी कहानी सुनकर, मगर वो अपने रब के शुक्रगुजार थे। वो मुश्किल के मरहले से निकल आए थे। अब उनके लिए आसानियाँ कर दी गई थी। ऑफिस में बैठे वो किसी मीटिंग में मसरूफ़ थे। दाऊद और अक्सई जो तेज़ी से सेहत की जानिब बढ़ रहे थे, वो काफ़ी हद तक खुद को रिकवर कर चुके थे। इस वक्त भी वो मार कर उठाए बोर्ड पर कुछ तहरीर करते उन्हें हिदायत दे रहे थे। नायाब और नियाज तो मनवान उनकी बात पर सर उठा रहे थे, मगर अयान को कोई जगहों पर शदीद एतराज़ था। इस शख्स की तो मैं शक्ल भी नहीं देखूंगी। इसने सबसे पहले आपके इस्तीफ़े का मुतालबा किया था और इसके बाद अयान। दाऊद और अक्सई ने तासुब से उसे पुकारा था। ये हमेशा ही ऐसा करती थी। वो नर्म व नाजुक सी। अयान तो जैसे सीएम हाउस तक ही महदूद रह गई थी। बाहर तो वो शेरनी बनी गुर्राती थी। उसे इन सभी लोगों से एतराज़ था जो कभी दाऊद और अक्सई के मुखालिफ होते थे। चूँकि आवाम की हमदर्दियाँ अयान के साथ थीं तो वो उससे अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश में थे, मगर वो तो परों पर पानी नहीं पड़ने दे रही थी। इस वक्त भी दाऊद और अक्सई ने टोकने पर वो मुँह बसोरती उठ गई थी। ठीक है, मेरा मशवरा नहीं लेना तो खुद ही मीटिंग कर ले, बाद में मुझे बता देना कि मुझे क्या करना है। वो सर झटकते बाहर निकल गई थी। दाऊद और अक्सई ने माथे मसलते हुए मारकर बंद किया था। सर, मुझे लगता है मैडम ठीक कह रही हैं। हमें उन लोगों को बिल्कुल ढील नहीं देनी चाहिए। इससे पहले कि कोई हमें नुकसान पहुंचाए, हमें उन पर अपनी धाक बिठानी चाहिए। माशाल्लाह, तुम्हारी मैडम काफ़ी धाक बिठा चुकी है नियाज, उन्होंने बेचारगी से कहा। वो हैरान होते थे जब अयान की खबरें उन तक पहुंचती थीं। वो दाऊद और अक्सई के साथ एक ज़रा सा बुरा करने वालों को भी बख्शने वाली ना थी। वो मलका थी, मलका शाही कहर लिए वो सबको नाको चने चबवा रही थी। दाऊद और अक्सई को उसकी फ़िक्र थी। वो इन सियासी मगरमच्छों की मक्कारियों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो तो दाऊद और अक्सई के हिसार में रहने वाली लड़की थी। वो भला कहाँ तक इनसे लड़ सकती थी, मगर वो कहाँ जानते थे कि ये खान सफदर की बुज़दिल व मासूम सी बेटी ना थी। वो दाऊद और अक्सई की बीवी थी, जिसे किसी तूफ़ान से डर नहीं लगता था। आप क्यों परेशान होते हैं सर? मैडम के बजाय आपको अपने मुखालफिन के लिए फ़िक्र करनी चाहिए। उन्होंने आपसे सियासत सीखी है। वो मक्कारी पर नहीं, बहादुरी पर यकीन रखती हैं। नियाज ने उससे हद दर्जा मुतासिर नजर आता था। वो जिस तरह मामलात को संभाले हुई थी वो वाकई नामुमकिन था। अल्लाह ही मुखालफिन के चाल पर रहम करे। ये मलिका तो इन पर रहम खाने वाली नहीं है। उन्होंने तासुब से नफ़ी में सर हिलाते हुए मीटिंग पर बर्खास्त की थी।
उनकी रूह जान नाराज़ होकर गई थी। उनका खाक यहाँ ध्यान लगना था। पता नहीं मैं पहले कैसी उनकी नाराज़गी को हैंडल करता था। वो पहले नाराज़ ही नहीं होती थी। ये रूप तो अब दिखाना शुरू किया है उन्होंने। वो जो बेतिहानी में बड़बड़ा रहे थे, नियाज़ के अचानक बोलने पर उसे घूर कर रह गए। तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो अब, उसे कहते वो अपने कमरे के जाने बढ़ गए थे, जबकि वो तो उन्हें ऐसे देख हंस दिया था। अगर उसने अयान का ऐसा रूप ना देखा होता तो दाऊद और अफजई भी कहाँ ऐसे थे। वैसे मेरे एक दोस्त हैं दाऊद भाई, की बात पर गौर ज़रूर करना। नायाब भी लुकमा देती बाहर की जानिब बढ़ गई थी, जहां खान दिलावर उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके कॉलेज में इम्तहानात होने वाले थे। वो आजकल काफ़ी मसरूफ़ था। ये औरत सियासत करने आई है या जंग करने? मुखालिफ पार्टी एक नुमाइंदा इंटरव्यू में अयान को लेकर तपा हुआ था। आप कहना चाहते हैं इनके दाव सियासत वाले नहीं बल्कि जंग वाले हैं? एंकर ने सवाल उठाया था। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो कोई खूंखार शेरनी लगती है जिसका कुछ पता नहीं चलता कब पंजा मार दे। दाऊद और अफजई तो सुलझे हुए इंसान हैं। उनसे बात करके एहसास होता था कि वाकई किसी सुलझे हुए और पढ़े लिखे इंसान से बात कर रहे हैं, जबकि यह औरत तो ऐसे बात करती है जैसे धमका रही हो कि तुम कोई एक बात ऐसी वैसी करो, मैं तुम्हारी नस्लों को रोने पर मजबूर कर दूंगी। नुमाइंदा ज़रा सीधा होकर बैठा था। एंकर उसके बयान पर हंसी छुपाता हुआ सर झुका गया। अयान के खूंखार तेवरियों से कौन न वाकिफ़ था भला? आप और अफजई साहब की पार्टी अरकान से चाहें तो पूछ लें, वो भी यही कहेंगे कि जब ये मोहतरमा बोलती हैं तो ऐसा लगता है दहाड़ रही हैं। मगर हमने तो इन्हें ज़्यादा बोलते नहीं सुना है। वो जलसों वगैरह में भी कम ही बोलती हैं। एंकर सामने पड़े कागजात देखते हुए सवाल करने लगा था। आप इनके बोलने को छोड़िए, सिर्फ इनके अंदाज का मुलाहिजा करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस कदर खतरनाक पर्सनैलिटी है। जहाँ कोई बात उनकी मर्ज़ी की नहीं होती, वो अपने चेहरे के तासुरात ऐसे बना लेती हैं कि सामने बैठे बंदे का सांस ही सूख जाए। उनकी आंखों के तासुर ऐसे होते हैं कि ज़बान का जहमत देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है उनको। सुर्ख हवा वो बंदा अयान से खूब ही आजिज़ महसूस होता था। फिर तो औरकज़ई साहब पर भी रहम खाना चाहिए। ऐसी दबंग खातून को 24 घंटे झेलते हैं। एंकर के अंदाज में दिलचस्पी थी। प्रोग्राम की रेटिंग आसमान से बातें कर रही थी। औरकज़ई साहब के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हम, हाँ, मगर मुखालिफ पार्टी होने के बावजूद हम दिल से दुआ करते हैं कि वो जल्द ही वापस आकर अपनी सीट संभाल लें, कि हम तो इस औरत को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अयान टीवी के सामने बिल्कुल खामोश बैठी थी। चेहरे पर इस वक्त वाकई ऐसे तासुरात थे जैसे इस नुमाइंदे को कच्चा चबाने का इरादा रखती हो। दाऊद और अफजई उसके पास आकर बैठे तो उसने टीवी बंद कर दिया। इतना गुस्सा कहाँ से सीखा है आपने अयान? उसे अपने हिसार में लेते हुए उन्होंने पुरसुकून करना चाहा। मुझे तो कोई गुस्सा नहीं खान जी, भला इन लोगों की वजह से मैं क्यों अपना खून जलाऊंगी? उनके कंधे पर सिर टिकाते हुए वो सुकून से गोया हुई थी। इतना गुस्सा नहीं करते, सियासत ऐसी ही होती है। यहाँ इतने गलीज़ चेहरे होते हैं कि दिल चाहता है बंदा इनका मुंह नोच ले, मगर तहम्मुल रखना पड़ता है। उसके सर पर लब रखते उन्होंने नरमी से समझाया था। आप फिक्र न करें खान जी, आपकी बीवी से कोई पंगा नहीं लेता है, और कभी अगर लिया भी तो दिखा दूंगी कि मैं किस शख्स की बीवी हूँ। उसके अंदाज में बेनियाजी थी। दाऊद और अफजई उसकी बात पर हंस दिए थे। मुझे तो पता चला कि दाऊद और अफजई बहुत ही कूल माइंडेड इंसान हुआ करता था। हाँ, तो कूल माइंडेड का ये मतलब तो नहीं कि लोगों को ज़्यादतियाँ करने के लिए खुली ढील दे दी जाए। उनका बाजू उनके गिर्द लपेटे उसने सर झटका था। छोड़े खान जी इन फिजूल लोगों को। आज क्या हम कहीं बाहर चले? बहलाने में सिर्फ दाऊद और अफजई ही माहिर ना थे, अयान मैडम भी उनके बहुत से तरीके सीख चुकी थी। वक्त के औराक पलटने लगे थे। अयान काफ़ी हद तक मामलात को संभाल चुकी थी। पहले जिसकी पहचान दाऊद और अफजई की बीवी की हैसियत से होती थी, अब उसकी अपनी मुस्तहिक हैसियत बन चुकी थी। मगर उसे तो दाऊद और अफजई की बीवी कहलवाया जाना ही पसंद था। लोग उसे दाऊद और अफजई की परछाई कहते थे। वो दाऊद और अफजई की सोच को ही लिए आगे बढ़ रही थी। हाँ, तेवर उसके अब भी ना बदले थे। वो यूं ही खूंखार शेरनी बनी आज़र गारती थी, जिससे बात करने से पहले लोगों को 1000 बार सोचना पड़ता था। इस वक्त वो ऑफिस में मसरूफ़ थी। नियाज़ दरवाज़ा खटखटाते हुए अंदर दाखिल हुआ। मैडम, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हें देख लें। आपने असिस्टेंट इसलिए रखी थी कि ताकि आपका काम आधा हो सके। मुझे तो लगता है असिस्टेंट के आने के बाद आपका काम बढ़ गया है। उसकी बात पर वो बेबसी से सर्द आह भरकर रह गया। ये असिस्टेंट नहीं, सज़ा है जो दाऊद सर ने मुझे दी है। ये लड़की इतनी फूहड़ है कि मुझे इसके काम को ठीक करने में ही डबल मेहनत लगती है। इसकी बात पर वो मुस्कुराहट जब्त कर गई थी। अनुजा दाऊद और अफजई के किसी दोस्त की बहन थी।
अभी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई थी तो इसके दोस्त के कहने पर दाऊद औरकज़ई ने उसे न्याज के सर कर दिया था। खलंडरी सी अनुषा वाकई काफ़ी ज़्यादा फूहड़ सी थी। एक तो वो जहाँ से गुजरती कुछ न कुछ ज़रूर गिरा कर तोड़ती थी। टेबल से उठती तो तार से बंधा माउस फर्श को सलामी देते पाया जाता था। न्याज का दिमाग ख़राब हो चुका था इस लड़की की वजह से। नायाब उम्मीद से थी जब ही वो छुट्टियों पर थी। वैसे भी वो तो अयान के हौसला बढ़ाने की खातिर उसके साथ काम कर रही थी। अब अयान को इतनी ज़रूरत न रही थी कि दाऊद औरकज़ई उसकी काफ़ी मदद कर दिया करते थे, सो वो घरदारी में मसरूफ़ हो चुकी थी। वो अभी दस्तखत कर ही रही थी कि बजता फ़ोन ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची। हेलो भाभी, प्लीज़ बस एक बार मुझे माफ़ कर दें, मुझे इस गिल्ट से निकाल दें, मैं पागल हो जाऊंगी। वो बेतहाशा रो रही थी। अयान बेतासुर चेहरा लिए उसे रोता सुन रही थी। उसके लालच उस मुकाम पर मर्तबा छीन लिया था उससे। मुझे बस एक सवाल का जवाब तो दे दें, उसने कहते गहरी सांस भरी थी। न्याज तो नताशा का नाम सुनते ही बाहर निकल गया था। वो आज तक इस औरत को माफ़ नहीं कर सका था। क्या कभी एक लम्हे को भी तुम्हें अपनी खानजी पर रहम नहीं आया? वो भाई थे तुम्हारे, क्या एक लम्हे को भी तुमने ये सोचा कि तुमने उन्हें मौत के मुंह जाने से रोक लो? अयान के लहजे में तकलीफ़ थी। ये ज़ख्म शायद हमेशा ही रिश्ता रहना था। दूसरी जानिब खामोशी छाई थी। अगर इस सवाल का जवाब ना है नताशा औरकज़ई, तो दोबारा मुझे कभी कॉल मत करना। मैं दाऊद औरकज़ई नहीं हूँ जो जहर पीकर भी तुम्हें माफ़ कर दूँ। उसने फ़ोन बंद कर दिया था। यह औरत जाने क्यों उन्हें तकलीफ़ से निकलने नहीं देना चाहती थी। आज बहुत वक्त के बाद अयान खान दिलावर के हमराह इसी चपली कबाब की दुकान में मौजूद थी। वो किसी किस्म की मुसीबत नहीं चाहती थी। उसको बुर्का ओढ़कर दिलावर के हमरा यहाँ आई थी। शायद उसे कोई बात करनी थी अयान से। अयान कबाब के टुकड़े करती हुई उसकी बात शुरू करने के मुंतज़िर थी। नताशा दाऊद भाई से बात करना चाहती है, उसने बला तहमीद असल मुद्दा बयान किया था। अयान के हाथ साकित हुए थे। हैरानी से उसने भाई की जानिब देखा था। उसकी बेटी पैदा हुई है। वो मकाफ़ात अमल से खौफज़दा हो गई है। सर झुकाए वो खाने में मसरूफ़ दिखाई देता था। अयान की तो भूख ही मर गई थी। तौबा करने पर तो रब भी माफ़ कर देता है अयान, उन्होंने उसे समझाना चाहा था। और वही रब कहता है कि कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, जान के बदले जान, इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त। अयान, ये इन दोनों बहन भाइयों का मामला है। इसकी बात पर अयान ने नफ़ी में सर हिलाया था। बहन भाई का मामला तब तक रहता भाई जब तक कोई एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। खान जी मेरी एक ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प उठते हैं, क्या उन पर बीती क़यामत का मुझ पर कोई असर नहीं होगा? उनका नुकसान आपको समझ आता है ना भाई? वो अपनी तमाम याददाश्त खो चुके हैं। एक इंसान इस हद तक तन्हा हो गया है कि वो ख़ुद के साथ वक्त नहीं गुजार सकता। वो सब के दरमियान ख़ुद को अजनबी तस्वुर करते हैं। वो किसी से मिलने से पहले इस परेशानी में मुब्तला रहते हैं कि पहले उससे उनके कैसे मामूलात थे। अगर उनकी जान चली जाती तो क्या इस औरत की माफ़ी मांगने से सब ठीक हो जाता? लहजा भर्रा गया था। वो तकलीफ़ ही इस कदर थी कि हर बार उसका जिक्र उसकी आंखें नम कर देता था। तुम तो इतनी कठोर नहीं थी अयान। दिलावर ने तरहम से उसे देखा था। हालात ने उसे वो पहले वाली मासूमियत ख़त्म कर दी थी। उसे बेसाख्ता ही अपनी वो बेवकूफ़ सी बहन याद आई थी जो उसके कुछ समझाने पर हुक बन जाती थी। मैं अब भी कठोर नहीं हूँ लाला। अयान ख़ुद के लिए अब भी वैसे ही है, मगर जो दाऊद औरकज़ई को नुकसान पहुंचाएगा मैं उसे बख्शूंगी नहीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं ड्रामों फिल्मों की वो मासूम सी हीरोइन बन जाऊं जो आखिर में हर तकलीफ़ और अजियत बुलाकर सबको माफ़ कर देती है? सॉरी भाई, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं किसी मुनसिफ की लिखी हीरोइन नहीं हूँ। मैं जिस बात पर माफ़ नहीं कर सकती हूँ उसे यूँ जाने भी नहीं दे सकती हूँ। ये फितरत है भाई। अगर ऐसा ना होता तो हमें इसकी इजाज़त ना दी जाती कि जो ज़्यादती तुम बर्दाश्त ना कर सको उसका उतना ही बदला ले लो जितना जुल्म तुम पर किया गया है। मैंने तो बदला नहीं लिया, बस इस इंसान से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है जिससे जान का ख़तरा था। फितरत नहीं बदलती है, ये लालच ऐसी ही बुरी बला है। आज नहीं तो कल फिर सर उठाएगा। क्या ज़रूरी है कि हम रिस्क लेते रहें? वो कुछ भी गलत ना कह रही थी। दिलावर को भी एहसास हुआ कि वो लोग इस गलत चीज़ के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं। उसने सहा था वो हक पर थी। अगर दाऊद औरकज़ई नताशा को प्रॉपर्टी ना देते तो वो अब तक उन्हें अजियत देती रहती। क्या ज़रूरी था कि ऐसा इंसान को एक बार फिर एतबार सौंपा जाता जो जान लेने के दर पे था? अयान, दिलावर ने उसे पुकारा। अयान सर उठाए उसकी जानिब मुतवज्जह थी जो हाथ टेबल पर रखे आगे को झुककर बैठा था। दाऊद औरकज़ई नताशा के बारे में जानते हैं। पता नहीं वो उसे आगाह कर रहा था या इस्तफसार कर रहा था, मगर अयान ने इस बात में सर हिलाया।
दिलावर उसे देखकर रह गया। वो जानते हैं कि उनकी फैमिली में एक उनके वालिदैन के अलावा एक बहन भी थी। गहरी सांस भरते हुए वो कुर्सी के पुष्ट से टेक लगा गई। तो फिर उन्होंने क्या कोई सवाल नहीं किया इस बारे में? जवाबन उसने नफ़ी में सह हिलाया। वो उसे अक्सर सर्च करते हैं, गूगल पर, इंस्टा पर, मगर कभी उन्होंने इस बारे में सवाल नहीं किया। शायद वो इंतज़ार में है कि मैं खुद से बताऊं। हाथ मसलते हुए सर झुकाकर बैठी वो पहले सी ही लग रही थी। उन्हें सच बता दो अयान। इसकी बात पर अयान ने सर उठाकर उसे देखा था। क्या आपको लगता है कि वो सच नहीं जानते? खान दिलावर को हैरत का झटका लगा था। वो सब जानते हैं, मगर उन्होंने कभी मुझसे सवाल नहीं किया। वो जान गए हैं कि नताशा कौन है और क्यों हमारी ज़िंदगी में नहीं है। इसकी आंखों में नमी चमकने लगी थी। वो अब भाई की जानिब ना देख रही थी। वो एक खामोश अहद है लाला जो हम दोनों ने खुद से कर रखा है कि एक दूसरे को तकलीफ़ में मुब्तला नहीं करेंगे। झलकते आंसू से उसने हाथ की पुश्त को रगड़ डाला था। ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार एक दूसरे से कहकर ही एहसास करवाया जाए। नताशा की हकीकत जानने के बाद वो समझ गए थे कि घर में नताशा का जिक्र क्यों नहीं होता है। वो सर झुका गई। दिलावर कुछ बोल ही नहीं सका था। वो वही उन्हें जानने वाला हर शख्स ही उनकी मोहब्बत की गहराई जानने का कासिर था। ये कैसी मोहब्बत थी उनकी कि वो एक दूसरे को कहे बगैर ही एक दूसरे को समझ जाते थे, और जब समझने और कुछ कहते थे तो एक दूसरे के हर गम को समेट लेते थे। अयान वहाँ से उठ आई थी। गाड़ी में बैठी ही वो आंखें मूंद लिए सीट की पुष्ट से सर टिकाए हुए थी। न्याज ने एक नज़र उसे देखा था। लबों में मुस्कुराहट धर आई थी। वो दाऊद और अक्सई की फीमेल वर्जन थी। वो भी इसी तरह आंखें मूंद कर सर पुष्ट पर गिरा लेते थे। अयान घर आई तो दाऊद और अक्सई घर खिड़की में खड़े महान हील्स पर उतरती शाम देख रहे थे। सिया शॉल कंधों पर टिकाए हुए, हाथ पुश्त पर बांधे, वो खोए खोए से खड़े थे। अयान कितने ही लम्हे उन्हें देखती रही थी। दाऊद और अक्सई को उसका एहसास हुआ तो उन्होंने पलट कर उसकी जानिब देखा। आप कब आई? इस्तफसार करते हुए उसके जानिब बाजू फैलाया। बस अभी, उनके बाजू में समाते हुए नर्म लहजे में जवाब दिया था। वो अब उनके साथ खड़ी सामने के मंजर को देख रही थी। ये नज़ारा रोज़ देखती हूँ, मगर इतना अच्छा तो कभी नहीं लगता जितना आज लग रहा है। मासूमियत से कहती वो उनके लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। उन्होंने मोहब्बत से उसकी जानिब देखा। मेरी आंखों को भी ये मंजर तभी भाते हैं जब मैं इन्हें आपके साथ देखता हूँ। पहले मुझे सिर्फ पहाड़ पर उतरती शाम दिखाई दे रही थी, मगर अब मुझे वो सारे रंग भी दिखाई देने लगे हैं जो इस शाम ने इस पहाड़ को दान किए हैं। मसूर लहजे में कहते वो कितने दिल फरेब लग रहे थे। अयान को दुनिया धनक रंग ओढ़ती महसूस हुई थी। हाँ, फूल, चांद, सितारे, कहकशा कहाँ इतने दिलकश लगते हैं जब तक उन्हें मनपसंद शख्स के साथ नहीं देखा जाए। अयान ऑफिस आई तो सामने न्याज अनुषा को डांटने में मसरूफ़ था। अयान हैरत से न्याज को देख रही थी। वो तो कभी इस तरह गुस्सा नहीं होता था। न्याज, जी मैडम। लहजा एकदम ही मुअद्दिब हुआ था। क्या हुआ? मैंने इसे मना किया था ये मैडम कि ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, का पेपर नहीं बनाने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स का की कॉपीज़ नहीं बननी चाहिए। इन्हें यूएसबी से कंप्यूटर में भी पेस्ट नहीं करना। फिर भी इसने कंप्यूटर में डेटा सेव किया। इसके बताने पर अयान ने अनुषा की जानिब देखा जो सर झुकाए हुए खड़ी थी। बस आंसू बहने की कसर रह गई थी। मैंने बस इसीलिए सेव किए ताकि मुझे ढूंढने में आसानी रहे, भर्राए लहजे में उसने वजाहत की थी। न्याज ने यूं सर झटका जैसे वो कोई बेतुकी बात कर रहा हो। अनुषा, आपको पता है ना कि ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स की अहमियत का? फिर कंप्यूटर में क्यों सेव किए? मैं दोबारा नहीं करूँगी मैडम। आंखों के गोशे भीग गए थे। शायद नियाज ने कुछ ज़्यादा ही डांट दिया था बेचारी को। अयान ने तासुब से उसे देखा था। कभी वो भी उसकी जैसी ही हुआ करती थी। कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। नियाज, आप मेरे साथ आइए, नरमी से कहती वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। नियाज उसके पीछे ही अंदर दाखिल हुआ था। कुर्सी पर बैठी वो अब मुकम्मल तौर पर उसके जानिब मुतवज्जह थी। आपको इस तरह नहीं डांटना चाहिए था नियाज। सॉरी मैडम, मगर इस किस्म की हरकतें मुझे शक में पर उभारती हैं। सर झुकाया उसने मुअद्दिब लहजे में वजाहत की। अयान ने गहरी सांस भरते हुए उसकी जानिब देखा। नियाज, अनुषा को अपॉइंट करने से पहले उसे 1 माह तक चेक किया जाता रहा है। आप जब खुद मुतमईन हुए थे उससे तभी उसे अपॉइंट किया गया है। लोगों पर एतबार करना सीखें। ज़रूरी तो नहीं है कि एक इंसान धोखेबाज था तो सारी दुनिया ही धोखेबाज होगी। कभी कभी हमें सगे रिश्ते ढहा देते हैं
और कोई अजनबी हमें तामीर कर देता है। नर्म लहजे में उसने उसे समझाया था। नियाज ने इस बात में सर हिलाया। ठीक ही तो कह रही थी वो। जहाँ दाऊद और अफजई की सगी बहन ने उन्हें मौत के मुंह में पहुंचाया था, वहाँ अयान उन्हें ज़िंदगी की जानिब ले आई थी। मैं आइंदा ख्याल रखूँगा मैडम। मोहतात रहना अच्छी बात है, मगर मशकूक रहना अच्छी बात नहीं। उसे हिदायत करते वो काम में मसरूफ़ हो गई थी। नियाज भी बाहर निकल गया था। अयान ने नज़र उठाकर शीशे के पार देखा था, जहां नियाज अनुशा से मुआज़रत कर रहा था कि छोटी सी बात पर उसने उसे बहुत ज़्यादा ही डांट दिया था। ये एक रोशन और खुशगवार सुबह का मंजर था। अयान कसमलंदी से उठी। आज उसका कहीं जाने का दिल नहीं चाह रहा था। वो तैयार होकर नीचे आई तो सामने ही दाऊद और अक्सई उसके लिए नाश्ता बनाने में मसरूफ़ दिखाई दिए थे। अयान को खुशगवार हैरत ने आन घेरा था। सुबह बखैर। उनके फ्रेश अंदाज पर वो खेल उठी थी। तो आपको याद था क्या? उन्होंने हैरत से उसकी जानिब देखा। आज का दिन और क्या? ढक्कन हटाते उसने उनकी जानिब देखा था। क्या आज कुछ खास है अयान? वो नासमझी से उसकी जानिब देख रहे थे। अयान जो उनकी शरारत समझ रही थी, ऐसे तासुर पर असरात पर उन्हें देख कर रह गई। क्या आपको सच में याद नहीं? उन्होंने मुस्तसिफ निगाहों से उसकी जानिब देखा। जवाबन उसने नफ़ी में सर हिलाया। कुछ नहीं, चले नाश्ता करते हैं। इतना मज़ेदार नाश्ता उसने जहर मार कर किया था। मूड ही इतना ख़राब हो गया था कि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। वैसे भी आजकल उसके तेवर छोटी छोटी बातों पर ही बिगड़ने लगे थे। आज आप किस वक्त तक आएंगे? वो जाते जाते रुकी। चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई तो वो वाकई उसे तंग कर रहे थे। क्यों? जब पलटी तो चेहरा बिल्कुल संजीदा था। मैं सोच रहा था अनुषा के लिए बात करने जाते हैं हम उसके घर। वो जो कुछ और समझ रही थी उनकी बात पर उसका पारा हाई हुआ। देर से आऊँगी मैं। पैर पटकते वो बाहर निकल गई थी। एनिवर्सरी भी कोई भूलने का दिन है भला? आजकल तो गूगल से नोटिफिकेशन आ जाता है। सर झटकते वो गाड़ी में बैठी। उसके फ़ोन पर एनिवर्सरी विशेष की भरमार थी, मगर जिससे सुनना था उसे तो याद ही ना था। दूसरी जानिब दाऊद और अफजई जो बिल्कुल लाइल्मी बढ़ते हुए थे, उसके जाते ही हंस दिए थे। समझदारी के नाम पर अयान और अफजई टॉप लिस्ट में आती थी। वो बात और थी कि वो नीचे से टॉप पर आती थी। भला दाऊद और अफजई आज की तारीख क्यों ना याद रखते, जिस दिन उनकी ज़िंदगी में अयान बहार बनकर आई थी। आज तो मलिका का मूड सख्त ख़राब था। किसी को भी बख्शने का इरादे में ना थी। गुस्सा था कि इतना शदीद था। उसके स्टाफ ने तो आज खुद में फातिहा ही पढ़ ली थी। आपको अगर उम्रे के लिए जाना है तो अपने पैसों से जाइए ना, सरकारी ख़जाने से क्यों आपका ख़र्चा उठाया जाए? इन जलील लोगों ने जाने कब इंसानियत आनी थी। मगर मैडम, पहले भी तो हम हुकूमती खर्चे पर ही जाते रहे हैं। उसके बिगड़े तेवर देखकर वो शख्स गड़बड़ाया था। क्यों? क्या हुकूमत के लिए उम्रा करने जाते हैं? हुकूमत क्यों पैसे दे? मगर मैडम, अयान ने हाथ उठाकर उसकी बात को रोक दिया था। अल्लाह ने ये कहा है कि आपको हर हाल में उम्रा करना है। अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि आपको हर हाल में उम्रा करना है। अल्लाह ने ये कहा है कि अगर आप साहब इस्ताअत हैं तो ही उम्रा करें। सख्ती से कहती हुई वो उन्हें जैसे जलते तवे पर बिठा गई थी। ये पहले कब किसी ने इस तरह साफ लफ्ज़ों में उन्हें लताड़ा था? हाँ, कोई लताड़ चुका था। उन्हें बेसाख्ता ही दाऊद और अफजई याद आए थे। ये औरत तो दाऊद और अफजई से भी 2 हाथ आगे है। वो कम अज़ कम यूँ मुँह पर जलील तो नहीं करते थे। अयान के वहाँ से निकलने की देर थी कि चौमगोयाँ शुरू हो चुकी थीं। यूसुफजई साहब से कहिए कि दाऊद और अफजई को वापस पार्टी ज्वाइन करने का कहें। हम उसको मज़ीद नहीं झेल सकते हैं। इन शख्स ने बस रोने की ही कसर रह गई थी, वरना अयान ने तो कोई कमी नहीं रखी थी। अयान ख़राब तेवर लिए गाड़ी में बैठी थी कि अचानक उसे सब घूमता हुआ महसूस हुआ था। मैडम, आप ठीक हैं? अनुषा का ही ध्यान गया था। नियाज डॉक्टर की तरफ चले। सर को थामते उसने बामुश्किल से कहा था। आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं दाऊद सर को नहीं। चकराते सर को हवा में रखते हुए उसने इनकार किया था। नियाज से गाड़ी बेकाबू होने लगी थी। जिस तरह वो डॉक्टर के क्लिनिक तक पहुंचा था, ये बस वही जानता था। क्या हम सर को बता दें? अनुषा ने डरते डरते नियाज से सवाल किया था। वो जो लब पीछे बैठा था, इनकार में सर हिलाया। बस दुआ करो कि सब खैर हो, आज का दिन उनका ख़राब ना हो। अनुषा को लगा जैसे वो ज़ब्त के इंतहा पर हो। वो नहीं जानती कि आज क्या था, मगर नियाज क्यों इतना परेशान बैठा था। 2 घंटे बाद अयान कुछ बेहतर हुई थी। डॉक्टर उन्हें पहले ही बता चुकी थी कि फ़िक्र की बात नहीं है, सो उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया था। अयान बाहर आई तो अनुषा उठकर उसके पास आ गई थी। आंखों में आंसू थे। मैडम, आप ठीक है ना? सूसू करते उसने सवाल किया। अयान ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। मैं तो डर गई थी। वो बेसाख्ता ही उससे लिपट कर रोने लगी थी। नियाज ने बेइख्तियार ही अपना सा माथा मसला था। ये लड़की पिछले 2 घंटों से रो रो कर उसका दिमाग ख़राब कर चुकी थी। अब अयान को भी परेशान कर रही थी। बस करें अनुषा, मैडम को परेशान कर रही हैं आप।
चबाते लहजे में वो बामुश्किल ही उससे टोक सका था। कोई बात नहीं नियाज, मैं ठीक हूँ। मुस्कुराते हुए उसने नरमी से उसे कहा था। गाड़ी में बैठते ही वो फ़ौरन मुस्कुरा रही थी। सारा रास्ता खुशवकुन ख्यालों में ही घिरी रही थी। अयान घर में दाखिल हुई ही थी कि उसे दाऊद और अक्सई की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं आपको नहीं जानता हूँ मिस। अगर कभी आप मुझे याद भी थीं तो अब मेरे जहन से मुँह हो चुकी हैं, इसीलिए हर दूसरे दिन आप मुझे कॉल मत किया करें। बोलते हुए वो पलटे थे। फ़ोन कान से लगाए उसका चेहरा देख रहे थे। मज़ीद कोई बात कही उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। आपकी तबीयत ठीक है ना अयान? चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों लग रहा है? फिक्रमंदी से कहते वो उसके पास आए। हालांकि उन्होंने एक नज़र ही उस पर डाली थी और वो उसकी ख़राब तबीयत के बारे में जान गए थे। किसकी कॉल थी? उसने ध्यान अपनी जानिब से हटाना चाहा था। वो ज़रूरी नहीं है, आप बताएं आपको क्या हुआ है? उनकी इस फिक्र पर वो निहाल ही तो हो गई थी, मगर नाराज़गी जताना ज़रूरी समझा। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? मुँह बसोड़ते उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, मगर मुकम्मल तौर पर खुशबू में बसा कमरा उसे सख्त कर गया था। हैप्पी एनिवर्सरी अयान, दाऊद और अक्सई उससे खुद में सम होते उन्होंने उसे विश किया था। अयान के लबों पर मीठी सी मुस्कुराहट ने बसेरा किया था। दाऊद और अक्सई दुनिया को भूल सकता है मगर अयान को नहीं। मोहब्बत से उसके सर पर लब रखते उन्होंने कहा था। अयान अंदर तक मसरूर हुई थी। मेरा गिफ्ट? उठलाते हुए उसने हाथ उनके सामने किया। दाऊद और अक्सई ने नफ़ी में सर हिलाया। आपको देना चाहिए, आपने भी तो विश नहीं किया था। इनकी बात पर उसे हैरत का झटका लगा था। आप बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। वो जो अलमारी की जानिब बढ़ रहे थे, उसके आईब्रोज कहने पर मुड़ते उन्होंने उसकी नाक पर चुटकी काटी थी। क्योंकि मेरी बीवी भी मासूम नहीं है। चले मेरा गिफ्ट दें। अब की बार उन्होंने हाथ उसके सामने किया था। अयान उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर जोर डालते हुए पंजों के बल ऊंची हुई थी। हम दोनों आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, शरारत से कहते हुए वो हाथ छुड़ा गई थी। दाऊद और अक्सई को उसकी बात समझ नहीं आई थी। हम दोनों? अयान ना समझे से उसकी जानिब देखा। अयान फ़ौरन तासुरात बदले थे। अयान जो लब दबाए हुए आंखों में शरारत भरे उन्हें देख रही थी, उनके समझने पर फ़ौरन ही चेहरा मोड़ गई। ये गिफ्ट? क्या ये सच में? अयान ने अज़बात में सर हिलाया था। ओ खुदाया, आज तो रब ने दाऊद और अक्सई को नवाजने की इंतहा कर दी है। अयान उनकी सीने से लगती अपने रब के शुक्रगुजार थी। इतने खूबसूरत दिन पर इतना प्यारा तोहफ़ा मिलना मौजज़ा ही तो लगता था। आपको क्या गिफ्ट चाहिए अयान? आपको जो चाहिए दाऊद और अक्सई आपके कदमों में ढेर कर देगा। अब तो आपके लिए लिया गया हर तोहफ़ा ही हीच लग रहा है। उनका बस न चलता था कि दुनिया अयान के कदमों में डाल देते। उनके बात पर अयान ने उनके बाजू का घेरा अपने इर्द गिर्द बनाया था। मैं चाहती हूँ कि सब पहले जैसा हो जाए। आप फिर से अपनी सीट संभाल लें और मैं हर रोज़ घर पर आपका इंतज़ार करूँ। उसकी ख्वाहिश पर उन्होंने हामी भर ली थी। आज वो दाऊद और अक्सई की जान भी मांगती तो वो उसे वो भी दे देते। चांद की रोशनी ने आज पूरे सवाबी को चांदनी में नहला दिया था। ये मोहब्बत करने वाले दो खूबसूरत दिलों का सिला था जो हर परेशानी में एक दूसरे का सहारा बने रहे थे। ये इसके काफ़ी दिन बाद का मंजर था। सवाबी आज तेज़ बौछार में भीगा हुआ था और ऐसे में दाऊद और अक्सई के घर के ड्राइंग रूम में झांको तो अयान के सामने नताशा बैठी रोने में मसरूफ़ थी। रमीज़ और बच्चे उसके साथ ना थे, वो अकेली ही आई थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें भाई भाभी, मेरा एहसास जुर्म मुझे सुकून नहीं लेने दे रहा है। रमीज़ को भी कहती हूँ कि मुझ पर गुस्सा करें, शायद मेरा ये बोझ कम हो जाए, मगर वो भी यही कहते हैं कि दाऊद और अक्सई के सदक़े मुझे बख्शे हुए हैं। मुझे माफ़ कर दें या मेरे गुनाहों की मुझे सज़ा दें, मगर यूँ लाताल्लुकी मत बरतें। अयान ने बेतासुर निगाहों से उसकी जानिब देखा था। क्या तुम्हें इतने सालों में एक दिन भी दाऊद और अक्सई पर रहम आया था? उसने यूं ही बेतासुर लहजे में सवाल किया। जवाबन नताशा कुछ नहीं बोली थी। मुझे कोई तो वजह दो नताशा तुम्हें माफ़ करने की। क्या इतने सालों में कोई एक वजह भी नहीं थी कि जिसके बिना पर तुम्हारा गुनाह माफ़ किया जा सके? वो नदामत से सर झुका गई थी। कोई भी तो ऐसा लम्हा ना था कि जिसकी वो दुहाई देती। भाई दाऊद को अंदर दाखिल होता देखकर वो तड़प कर खड़ी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन? उनके अक्सर अजनबी लहजे पर वो तड़प ही तो गई थी। उसे उनका मर जाना कबूल था, मगर अब उनके अजनबी हो जाने पर तड़प रही थी। भाई मैं नताशा हूँ, रोते हुए उसने टूटे बिखरे से लहजे में कहा था। उन्होंने उसे देखने के बजाय अयान के जानिब यूँ देखा जैसे उससे जाना चाह रहे हों। अयान इनकी इस हरकत पर ताज्जुब रह गई। साफ पता लग रहा था उसे जानते हैं। मैं इतनी बार आपको कॉल कर चुकी हूँ भाई, आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? नताशा के कहने पर अयान ने यूँ उनकी जानिब देखा, गोया कह रही हो अब बताएं।
इतनी ओवर एक्टिंग की क्या ज़रूरत है भला। मगर वो दाऊद और अगजई थे, सियासत के हर दावपेच से वाकिफ़। इंसान इतना भी मासूम ना था। तभी यकसर अजनबी नज़रों से उसकी जानिब देखते हुए गोया हुए, मेरी बीवी ने मुझे कभी आपके बारे में नहीं बताया है और मेरी याददाश्त में आपका चेहरा नहीं उभरा हो रहा है। आप मेहरबानी करके दोबारा यहाँ का रुख मत कीजिएगा। बेतासुर लहजे में कहते हुए वो अंदर की जानिब बढ़ गई। अयान ने एक नज़र उस रोती औरत पर डाली थी। दाऊद और अगजई जब किसी को पहचानने से इनकार कर दें तो उसे समझ जाना चाहिए कि वो उनके लिए मर चुका है। तुम भी उनके लिए मर चुकी हो नताशा और अगजई। उसके अंदाज में तासुब था। लालच इंसान को किन खाइयों में ला फेंकता है। कितनी अजीब बात है ना नताशा, एक दिन तो तुम उनके मरने की साजिश कर रही थी, मगर असल में तो तुम ही मर गई थी नताशा। वो कुदरत का इंसाफ है, उसे जितनी जल्दी कबूल करोगी उतनी जल्दी मूव ऑन कर सकोगी। इसे कहते वो खुद भी अंदर की जानिब बढ़ी थी। क्या मुझे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी? उसके लहजे में आस थी। अयान ने ज़रा सा रुख मोड़ कर उसकी जानिब देखा। कुछ गुनाह माफ़ नहीं किए जाते नताशा और अगजई। दाऊद वो अंदर जा चुकी थी। पीछे नताशा और अगजई तन्हा रह गई थी अपने ढेरों पछतावों और हमरा के साथ। दाऊद और अगजई खिड़की में खड़े बाहर का मंजर देख रहे थे। भीगा भीगा सा शहर यासियत में मुब्तला कर रहा था। अयान ने कमर से उनके गिर्द बाजू का घेरा बनाया। आप ठीक हैं खान जी? वो मेरी बहन है अयान। लहजे में तकलीफ़ थी मगर पहले सा कर्ब न था। अयान खामोश रही थी। मैं बहुत पहले जान गया था अपनी बहन के बारे में, मगर मुझे ये हैरत थी कि मुझे अपनी बहन से क्यों लाइल्म रखा आपने। कहते हुए उन्होंने गहरी सांस भरी थी। आगाही अजाब होती है। मेरे दिल में वो पहले से जज्बात नहीं हैं, मगर मुझे फिर भी तकलीफ़ है। पर अब मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। उन्होंने अयान को अपने सामने किया था। अब मैंने समझ लिया है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें कुछ यादों को, कुछ लोगों को भुला ही देना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में अयान है और मुझे अयान के सिवा और किसी की ख्वाहिश नहीं। उसे मोहब्बत से खुद में समोते हुए उन्होंने नर्म लहजे में कहा था। अयान को दिल में सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। ये सच है, जब करम होता है तो बड़ी से बड़ी आजमाइश भी चुटकियों में ज़ाइल होती महसूस होती है। इन पर भी अब करम होना था। अब उन्हें सिला मिलने का वक्त था। अब आजमाइश उन्हें ढाल नहीं करने वाली थी। चंद माह बाद अब से आप हमारे भाई की हो गई हैं अनुषा। नियाज की दुल्हन लिखा सुर्ख दुपट्टा ओढ़ते हुए अयान ने मुस्कुराते लहजे में कहा था। अनुषा ने शर्माते हुए सर झुका लिया था। दाऊद और अगजई ने अपने दोस्त से खुद अनुषा का हाथ नियाज के लिए मांगा था, और जब दाऊद और अगजई का फैसला हो तो नियाज की क्या मजाल के इससे रोगर्दानी कर सके। वो जो इस रिश्ते के हक में ना था, निकाहनामे पर दस्तखत करते ही उसके जज्बात बदल गए थे। खुश हो? उन्होंने नियाज से इस्तफसार किया। परेशान हूँ, बेवकूफ़ सी है। उसके लहजे में फ़िक्र थी। इसका तेज़ तर्रार होना झेल नहीं पाओगे। कहते हुए उन्होंने अयान के जानिब देखा, जो मसरूर सी बड़ी सी चादर में ख़ुद को ढके हुए थी। हाँ, मुझे अंदाज़ा है। भला इससे बढ़कर किसने ये वाक़या गौर से देखा होगा? नियाज़। उनके घर रखने पर उसने फ़ौरन ही कानों को हाथ लगाया था। आज उसका ख़ास दिन था। अभी तो उसे झल्ली लड़की के लिए जज्बात बदलने लगे थे। वो कम से कम आज के दिन अपनी शामत नहीं लाना चाहता था। 4 साल बाद मैं दाऊद और अगजई अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर अपने मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की सदारत के हलफ उठाता हूँ। मैं अहद करता हूँ कि अपने मुल्क से वफ़ादारी में कोई कोताही नहीं करूँगा। मैं मुसलमान होने और इस्लामी मुल्क का हाकिम होने की हैसियत से आज वही कहूँगा जो ख़ातमुन नबीयैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में मौके पर कहा था। अयान पहले नशस्तों पर अपने घर वालों के हमराह बैठी हुई थी। उसकी नज़र में अपने शौहर के लिए फ़ख्र था, रश्क था। उसकी आंखें नमी के बाइस चमकने लगी थी। दुनिया की निगाहें इस वक्त सदारत का हल्फ उठाए दाऊद और अगजई पर जमी थी। लोग फ़रते जज्बात से नम चेहरा लिए उन्हें हल्फ उठाए देख रहे थे। वो उम्र रसीदा लोग जिन्होंने क़ायद आज़म को देख और सुन रखा था, वो इसी दौर में खो गए थे। सड़कों पर ट्रैफिक रुक चुका था। होटलों और दुकानों के बाहर लोग मोटरसाइकिलों को रोके बिल्कुल खामोशी से हल्फ बर्दारी की तकरीब देख रहे थे। दाऊद और अगजई ने हल्फ लेने के बाद एक मुस्कुराती नज़र अयान पर डाली। मुल्क की खातून अव्वल, इनकी रूह जान अयान, दाऊद और अगजई, जिसके एक जानिब उनका बेटा बैठा था और गोद में उनकी नन्ही सी बेटी चमकती आंखें से अपने बाबा का ये एजाज़ देख रही थी। इनके सीढ़ियों से उतरने के लिए आकर अपनी निशस्त पर बैठे ने तक तालियों का तूफ़ान थमा न था। लोग आंखों में चमक लिए भीगे चेहरे से इस वफादारी के पैकर को देख रहे थे। उनकी तालियों में उम्मीद थी, जोश था कि अब मुल्क की बागडोर सही हाथों में है। उन्हें अपने सदर पर मान था। उन्हें दाऊद और अगजई पर फ़ख्र था। वो एक खुश जो अपनी
सोच में तन्हा था, आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का सूरज बन चुका था। लोगों को लग रहा था जैसे एक मुद्दत से सितम के बाद उन्हें उनका सिला मिला है। आज उनका सब्ज़ हलाली परचम फ़ख्र से बुलंद था, क्योंकि आज उनका लीडर एक ऐसा इंसान था जो हकीकतन ईमानदार था, जो अपने कौल व फ़ौल में खालिस था, जिसे अपने मुल्क से मोहब्बत थी। और फिर जब ऐसे लोगों के हाथों में हुकूमत आ जाए तो इस मुल्क पर और उसकी आवाम पर तो सजदा शुक्र वाजिब है ना। ख़त्म शुद। उम्मीद है आप सभी को ये नावल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। नावल का नेम है दिल वहीं पे ठहरा हुआ बाय हयात खान। वैसे राइटर ने क्या खूबी नावल लिखा है, कुछ अलग स्टोरी लाइन थी। वैसे दिखाते हैं कि हाँ भाई रूड हीरो होता है और ऐसा वैसा बस हो जाता है, भाई शादी हो जाता है, बट इसमें रूड तो नहीं था ऐसा ख़ास, केयरिंग ही रहा है शुरू से। मज़ेदार रहा नावल और बहुत सारे अप डाउन्स भी आए। और एक ये सीन लाइक बहन भाइयों में ऐसा सीन कहाँ होता है जो इसमें दिखाया है। अजीब ये रियलिटी है दुनिया की, ऐसा भी होता ही होगा कहीं ना कहीं कि बहन भाई एक दूसरे के दुश्मन। उफ़ अल्लाह। वैसे इस नावल का मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ। आप लोगों ने भी बड़े प्यारे प्यारे कमेंट किए और आगे भी मेरे चैनल पे जुड़े रहिएगा। और अगर आपकी कोई फरमाइश हो लाइक बोल्ड नावल तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट हो, सेकंड मैरिज बेस हो या कुछ अच्छा सा नावल हो तो आप मुझे अपने मतलब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पता हो तो राइटर नेम और नावल नेम के साथ, और अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलिए अगर नावल अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अपना रिव्यू अब जिसने स्टार्टिंग से फॉलो किया है वो अपना लास्ट में रिव्यू तो ज़रूर दे मुझे कि उन लोगों को क्या चीज़ अच्छी लगी या क्या इस नावल से क्या सीख मिली या कुछ अच्छा। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें, रमज़ान चल रहा है इसलिए प्लीज़ मेरी दुआ में याद रखें। चलिए मिलते हैं किसी और नावल के साथ, जब तक अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।